जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने इस लाइव वीडियो के माध्यम से अपने श्रीनगर की संभ्रांत जनता, 40 वार्डों के सभी सम्मानित तेतुल्य जनता से एवं श्रीनगर के 20-25 किलोमीटर के दायरे में उपस्थित सभी सम्मानित जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग 17 अप्रैल को ठीक 10:30 बजे पीपल चौरी में पहुंचने का महान कष्ट करें। 17 अप्रैल को हम लोगों ने 9 मुद्दों को लेकर के जन आंदोलन रखा हुआ है, जिसमें से 9 मुद्दे इस प्रकार से है मेरे भाई बहनों। सबसे बड़ी तो इस समय गैस की किल्लत हो रही है, लोगों को गैस नहीं मिल रही है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। दूसरा साथियों, बिजली पानी का बढ़ता हुआ बिल। तीसरा, प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस एवं स्कूल बस की बढ़ती फीस जो सरकारों ने एक नया नियम निकाल रखा है, उसके खिलाफत में। नशा के खिलाफत में, LUCC के मुआवजा के संदर्भ में, खराब स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में, बेरोजगारी के संदर्भ में, महंगाई के संदर्भ में, बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के संदर्भ में जो लगातार हमारे लोग अपहरण हो रहे हैं, और जंगली जानवरों के लगातार आतंक के संदर्भ में, ये तमाम 9 मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग 17 अप्रैल को एक जन रैली करने वाले हैं। मैं सभी सम्मानित जहां जहां भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी, सबसे पहले मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को शेयर करें, हर व्हाट्सएप ग्रुप में डालें और सभी सम्मानित भाई बहनों से कहें कि अपनी आवाज उठाएं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। डरने की जरूरत है नहीं, खाली हाथ आए हैं, लास्ट में खाली हाथ जाना है, लेकिन जब तक जीवित हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। तो आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद करूंगी, चाहे हमारे कीर्तनगर के लोग हों, चाहे चौरास के लोग हों, या बागवान के लोग हों, मलेथा के लोग हों, जितने भी लोगों को ये लगता है कि प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस हमारा मुद्दा है, जितने भी लोगों को लगता है कि खस्ता स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था हमारा मुद्दा है, जितने भी लोगों को लगता है कि बिजली पानी का बढ़ता बिल हमारा मुद्दा है, जितने भी लोगों को लगता है कि पेट्रोल और गैस की किल्लत हमारा मुद्दा है, जितने लोगों को भी लगता है कि जो लगातार अपहरण हो रहे हैं हमारे बच्चों के, हमारे माँ बहन बेटियों के, जो अपराध बढ़ रहा है उत्तराखंड में, जो कुछ भी चीजें हो रही हैं, वो सब हमारा मुद्दा है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने मुद्दों के लिए जरूर आएंगे और हम 9 सूत्रीय मांग को लेकर के अपनी सरकार को आगाह करेंगे, और 17 अप्रैल को सरकार को आगाह करने की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उसके बाद जो है उग्र आंदोलन होगा साथियों। जैसा कि आप सभी सम्मानित भाई बहन जानते हैं, मैं आज कुछ मुद्दों को लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगी। गैस की किल्लत को लेकर के मैं लगातार जनता के बीच हूं। जनता बहुत ज्यादा परेशान है, न केवल जनता, गैस कर्मचारी भी परेशान हैं। जहां जहां मैं फोन कर रही हूँ सबके पसीने छूट रखे हैं। सरकार ने सबके नाक में दम कर रखा है। सरकार अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती। जब तक हम गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर उन गलतियों में सुधार कैसे लाएंगे, ये सोचने विषय है। तो सबसे पहले मैं आज बात करना चाहूंगी, आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि हमारी श्रीनगर पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज करने के लिए 3 दिन लगा दिए, और उत्तराखंड के शासन ने एक हमारे मृत व्यक्ति के पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर भेजने में 3 दिन लगा दिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन जो हमारे चमोली जिला के गोपेश्वर के मोल्टा के नागरिक हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, स्वर्गीय बलवंत सिंह जी, उनके पीड़ित परिवारजनों पे हमारे उत्तराखंड के शासन प्रशासन के द्वारा FIR दर्ज किया गया। साथ में ही उन लोगों के खिलाफत में भी FIR दर्ज किया गया जो वहां पे सड़क में कम से कम नहीं बैठे हुए थे, जिसमें सुधीर जोशी बुला है और अन्य अनेक लोग भी होंगे। जो मुझे लगता है कि सड़क में तो सिर्फ मैं ही बैठी थी और मेरे बाद परिवारजन सड़क के किनारे ही पे बैठे हुए थे। 2-3 लोग, उनके 4-5 ही लोग हम
बैठे हुए थे, लेकिन उनके खिलाफत में कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, मेरे खिलाफत में बेशक कार्रवाई की जाए, और मैं चाहती हूं कि मुझे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जाए और मैं वहां पे जवाब तलब करूं। मैं पूछ सकूं अपनी माननीय हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कि जो कुछ भी हमारे देश में, हमारे राज्य में चल रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है। मैं साथियों सजा काटना चाहती हूं अपनी गलती की, और मेरे जैसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। सरकार शायद मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार भूल रही है कि हम इस प्रकार से डरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कुछ भी कर दे सरकार, सरकार कनपट्टी पे गोली मार दे, जेल डाले, फांसी के फंदे पे चढ़ाए, मैं तो एक मतलब क्या बोलूं, मैं तो, मुझे तो बहुत हंसी आती है साथ इस चीज को लेकर के। मैं आज गई थी थाने में, दूसरे मुद्दे को लेकर गई थी। मुझे सुबह से पता नहीं था कि मेरे खिलाफत में कार्रवाई हो रही है, क्योंकि सुबह से हम काम काज में लगे हुए थे। फिर मैं एक बहन के साथ थाने गई थी। उसके बाद जब हमने सोशल मीडिया खोला तो मैंने अपना ही देखा कि सरस्वती देवी के और अन्य 15 लोगों के ऊपर जो है केस दर्ज हो गए। तो वहां पे मैंने अपने पुलिस थाने के जो थाना प्रभारी हैं, क्या बोला भाई ने, तो बिसरू में भेजना भी है, भट्ट भाई, तो उन्होंने मुझसे, मैंने कहा भाई जो मेरे खिलाफत में, मैंने कहा एफआईआर दर्ज हो रहा है, हो रखा है, वो कब मेरी गिरफ्तारी होगी करके। तो भाई गोल मटोल जवाब देने लगे। तो मुझे तो एक घड़ी भी इस विषय का दुख नहीं है और ना ही डर है कि मेरे खिलाफत में क्यों एफआईआर हुई। मैं तो चाहती हूँ, एक्चुअल में मैं चाहती हूँ कि मुझे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पेश किया जाए। मैं माफीनामा नहीं मांगूंगी, मैं सजा चाहती हूँ। यदि मेरी गलती है तो मुझे सजा चाहिए। मगर मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने श्रीनगर थाना प्रभारी महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज इंसानियत रखिएगा। जो पीड़ित परिवारजन हैं उनके ऊपर से ये मुकदमा अविलंब खारिज कीजिएगा। जो सुधीर जोशी भुल्ला हैं उनके खिलाफत में भी यह मुकदमा अविलंब खारिज कीजिएगा। ये बिल्कुल भी अमानवीय हरकत है और बिल्कुल भी पदकदों का दुरुपयोग है। यदि थाना प्रभारी महोदय जी का सुधीर जोशी के साथ कोई आपसी रंजिश है तो आप उस विषय को लेकर के टॉक कर सकते हैं, जो भी आपकी अलग से चीजें होंगी, लेकिन वर्दी के अंदर, पदकद के अंदर इस प्रकार से दुरुपयोग करना, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पीड़ित नागरिकों के ऊपर हम मुकदमा बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ और सीधी बात है। हाँ, मेरे खिलाफ आपको जो धाराएं लगाने हैं, जो मर्जी आप नोटिस निकाल करके अरेस्टिंग करते हो, मैं अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूं, सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। जो भी तुम्हें करना है वो कीजिएगा, लेकिन जो परिवारजन है और जो सुधीर जोशी भुल्ला जो आए, मुझे लगता है मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन कम से कम सड़क पे तो भाई थे नहीं, किनारे रहे होंगे वो अलग बात है, लेकिन कम से कम हमारे साथ सड़क पे नहीं थे। तो जो सड़क पे थे ही नहीं, उनके खिलाफत में अनावश्यक तरीके से कार्रवाई किए जाना, आपसी रंजिश या पदकदों की धौंस या वर्दी का दुरुपयोग, ये हम बर्दाश्त कदापि नहीं करेंगे। कहना चाहेंगे उत्तराखंड के शासन प्रशासन के लिए कि आपको पदकद और वर्दी जो है जनता की रक्षा के लिए मिली हुई है, जनता के न्याय सुरक्षा के लिए मिली हुई है। यदि आपसे जनता की न्याय सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस्तीफा दें और अपने घर बैठें, लेकिन उसका दुरुपयोग जो है पीड़ित जनता को सताने के लिए ना करें। यदि आप लोगों ने पद कदों का और वर्दी का सदुपयोग किया होता तो कम से कम सरस्वती देवी को सड़क में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। और आइंदे से भी आप लोग अपनी ड्यूटी सही ढंग से निभाओगे, क्राइम खत्म करोगे, अपराध के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करोगे, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है सड़क में बैठने की। ये बेहद चिंताजनक विषय है कि पदकदों का दुरुपयोग हो रहा है, जो हम होने नहीं देंगे। हम जेल जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे और फांसी के फंदे पे लटकेंगे, क्योंकि आजाद भारत के हमारे शहीद भगत सिंह ने देश के लिए फांसी के फंदे पे लटकना हमें सिखाया है। तो अपने अपराध के लिए तो दुनिया सजा भुगतती है, लेकिन हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए फांसी के फंदे पे शौक से लटकना चाहेंगे, इंकलाब जिंदाबाद के नारा लगाकर लटकना चाहेंगे साथियों। और मैं तो कहूंगी कि मैं आजाद भारत की खुश नसीब नागरिक होंगी कि जिस दिन मुझे अपने लोगों के लिए सीने पे गोली लगेगी या फांसी के फंदे पे मैं जिस दिन लटकूंगी, तो मुझे बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस होगा कि मैंने अपने लोगों के लिए
कुछ ये जीवन है और इस जीवन को जो है खपत कर दिया। तो ये विषय है साथियों। दूसरा विषय ये है कि आप लोग सभी जानते हैं कि गैस की किस प्रकार की किल्लत है मेरे भाई बहनों। पहले मैं इसी विषय को फिनिश कर दूं कि काश इतना तत्परता हमारे उत्तराखंड के शासन प्रशासन, श्रीनगर की शासन प्रशासन, हमारे जिस हरियाणा पुलिस की कस्टडी में हमारी नागरिक की डेथ हुई है उनको पकड़ने में यहाँ लाती, इस पे कार्रवाई करती, ताकि हमें इस प्रकार से आक्रोशित नहीं होना पड़ता, सड़क पे नहीं बैठना पड़ता। 3 दिन तक घुमाया एक पीड़ित परिवार को। पहले वो पीड़ित परिवार राजनीति का शिकार हुआ, उसके बाद आज वो पीड़ित परिवार कानून और सत्ता का शिकार हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है मेरे भाई बहनों। पहले हमारा हुआ पीड़ित परिवार 3 दिन तक राजनीतिक का शिकार हुआ आपसी रंजिश के कारण, और आज वह पीड़ित परिवार कानून की वर्दी का और पदकदों का शिकार हो रहा है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि यदि उत्तराखंड का शासन प्रशासन बवाल नहीं चाहता है कि हम इस विषय में उग्र आंदोलन करें, तो पीड़ित परिवारों से अविलंब मुकदमा हटाया जाए। साफ और सीधी बात है। और मैं अपनी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ मेरे भाई बहनों। आप लोगों का जो समर्थन होता है हमारे लिए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से के माध्यम से हो, आपका समर्थन का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगी। आपका समर्थन ही हमें लड़ने का, आवाज उठाने का सामर्थ्य देता है। आपका समर्थन ही हमें मजबूती देता है। और हम चाहते हैं कि मेरी उत्तराखंड की जनता हमें इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहे। जैसे ही किसी भी चैनल पे ये बात आई कि सरस्वती देवी पे, उन परिवारजनों पे या सुधीर जोशी पे FIR दर्ज कर दिया है उत्तराखंड के शासन प्रशासन ने, तो जो आप लोगों के सकारात्मक कमेंट हमारे पक्ष में आए और पीड़ित परिवारों के पक्ष में आए, उस सकारात्मक कमेंट के लिए मैं सत नमन आप लोगों को करना चाहती हूँ। और आगे भी ये भी करना चाहती हूँ मेरे भाई बहनों, आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हम कहना चाहेंगे कि इन लोगों के लिए पद का धन दौलत, पद, पावर, पोजीशन, ताकत हो सकती है, क्योंकि कायरों को ही पद कदों की धौंस दिखाना होता है, कायरों को ही नेम फेम का लालच होता है, कायरों को ही सत्ता का लालच होकर के सत्ता का तानाशाह करने का अहंकार होता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी हमारी ताकत हमारी जनता है, और हम मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ेंगे, तब भी जब आप साथ भी नहीं निभाओगे। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि आप साथ निभा रहे हो तो मैं तब तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे आपके पक्ष में, लेकिन हम तब भी बोलेंगे अपनी जनता के पक्ष में जब जनता हमारे साथ खड़ी भी नहीं होगी, क्योंकि हम न्याय के साथ खड़े हैं, सच्चाई के साथ खड़े हैं। और मैं जानती हूं कि मेरे उत्तराखंड वासी काफी जागरूक हो चुके हैं। वो सही को सही कहने का और गलत को गलत कहने का दम रखते हैं, वो सत्य के राह पे चलने का दम रखते हैं। तभी जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे समर्थन मिल रहा है, उसका हम कोटि कोटि नमन करते हैं और दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं अपने सभी भाई बहनों का। मेरे भाई बहनों, और आप ही हमारी ताकत हो। और मैं फिर से कह देना चाहती हूँ कि आप नहीं भी समर्थन करोगे तो भी हम डंके की चोट पे आपकी आवाज उठाएंगे, तब तक उठाएंगे। ये गोली मारे तो मारे, ये जेल ले जाए तो ले जाए, ये फांसी के फंदे पे लटकाए तो लटकाए, लेकिन हम सीने ये कनपट्टे पे गोली भी रखेंगे तब भी हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे। ये फांसी के फंदे पे भी लटकाएंगे तब भी हम आवाज उठाते रहेंगे, जो मर्जी इनकी करें। ये हमारा विषय नहीं है, ये इन कायरों का विषय है और कायर जाने अपने विषय। दूसरा विषय यह है मेरे भाई बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार की गैस की किल्लत हो रखी है, और ऐसी किल्लत हो रखी है कि सरकार इस किल्लत को सिर्फ ढांकना चाहती है। कर्मचारियों को सख्त निर्देश है कि ये झूठ फैला दो कि गैस की कमी नहीं है, और कैसे भी करके जनता का मुंह तुम बंद करो। जनता भी बेचारी लाइन पे लगने के लिए खड़ी हो रखी है, मजबूर हो रखी है, लाइन पे लगने के लिए तैयार है, लेकिन आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे कह देना चाहती हूं, ये आजाद भारत है। इस आजाद भारत में स्वतंत्र नागरिक रहते हैं। स्वतंत्र नागरिकों की नीड पूरी करना आजाद भारत के नागरिकों के द्वारा चुने गए सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जनता की नीड्स नैतिकता के तौर पे पूर्ण करें। यदि नहीं कर पा रहे हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट करें और पद खाली करें, इस्तीफा दे दें।
मगर इस प्रकार से जनता को झूठ बोल करके गुमराह न करें कि गैस की कोई कमी नहीं है, किल्लत नहीं है, और फिर कर्मचारियों को भी पैनिक किया जा रहा है, जनता को भी लाइन में खड़ा करके शोषण किया जा रहा है, और जनता सत्ता चाहती है कि हमारी बदनामी ना हो, जनता मरे तो मरे, कर्मचारी टॉर्चर हो तो हो। सुनने में आ रहा है कि हमारे टिहरी में एक गैस मैनेजर भाई ने आत्महत्या कर दी, इसलिए क्योंकि उनके ऊपर अत्यधिक दबाव आ गया था ये झूठ बोलने का कि ये बताया जाए जनता को कि गैस की कमी नहीं है। सवाल यह है कि जब गैस की कमी नहीं है तो आपूर्ति क्यों नहीं की जा रही है भाई? और कमी है तो स्वीकार कीजिएगा, अपने रैलियों में जाना बंद कीजिएगा, चुनाव प्रचार प्रसार करना बंद कीजिएगा, रोड शो करना बंद कीजिएगा, महंगे महंगे गाड़ियों में घूमना बंद कीजिएगा, पेट्रोल डीजल खपत करना नेतागण बंद कीजिएगा, और अपने जो तुम्हारे बड़े बड़े वो लग रहे हैं, तुम्हारे रैलियों में लंगर लग रहे हैं, जो तुम खाना पीना बना रहे हो वो बंद कीजिएगा, गैस जनता को आपूर्ति कीजिएगा। सवाल यह है साथियों, जब सत्ता स्वीकार करेगी अपनी गलती को कि हाँ हमारी गलती है, तभी तो उस गलती पे मनन किया जाएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन सरकार इतनी दुष्ट, हमारी इतनी नाकारा, इतनी निकम्बी, इतना निरंकुश सरकार हो गई है कि सरकार अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि कल मैं यहाँ कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, चाहे हमारे तहसीलदार महोदय जी हों, चाहे हमारे उससे पहले हमारे खाद्य आपूर्ति महोदय जी हों, या गैस मैनेजर महोदय जी हों, तमाम लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे उनकी हालत को देख करके दया आ रही है साथियों। इतनी दयनीय हालत कर्मचारियों की, मैनेजरों की गई है कि झूठ बोलो जनता से कि गैस की कोई कमी नहीं है, और जनता को घंटों तक लाइन में खड़ा रखो। जनता का कोई काम नहीं है ना, पहले सुबह 5 बजे गैस का सिलेंडर लेकर के खड़ी रहेगी और फिर शाम को खाली गैस लेकर के वापस जाएगी। कितने लोग मेरे सामने वहां पे आए मैनेजर के सामने कि हमारी ओटीपी नहीं आ रही है, और कोई कहे कि ओटीपी तो आ रही है लेकिन गैस नहीं मिल रहा है, कोई कहे आप बताओ कहाँ जाना है। कई होटल के भाई बहन मेरे पास आए, दीदी हमें गैस नहीं मिल रही, प्लीज आवाज उठाओ, कुछ करिएगा। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन से हमारे पुलिसकर्मी भाई बहनों का भी फोन आ रहा है कि दीदी प्लीज कुछ कीजिएगा। कितने हैरानी की बात है कि जो पदकद में बैठे हुए हैं वो जनता को गैस की आपूर्ति करने की जगह चीजें मैनेज कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और सब पे प्रेशर बना रहे हैं। खुदा ना खास्ता किसी भी कर्मचारी को इस प्रेशर में कुछ हो जाता है, या किसी भी आम नागरिक को गैस के लाइन में लग करके 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे कुछ हो जाता है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए मैं समस्त अपने श्रीनगर की देवतुल्य जनता से कहना चाहूंगी, जिनको सचमुच में गैस की नीड है, तो प्लीज मेरे भाई बहनों आइए 17 अप्रैल को, और अपनी बात रखनी है, सरकारों को बोलना है कि हमें गैस दीजिएगा। दिस इज योर ड्यूटी, न केवल ड्यूटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी कि आप जनता को नैतिकता के तौर पे नैतिक जिम्मेदारी उठा करके आप गैस की किल्लत को पूरी करें, गैस की आपूर्ति करें। इस प्रकार से जनता को सड़कों पे दर बदर भटकने के लिए मजबूर ना किया जाए। ये बेहद चिंताजनक बात है। मैं हैरान हूं इस समय, हालांकि मैं ये जानती हूं कि जितने भी वार्ड मेंबर हैं, वार्ड मेंबर इस विषय को लेकर के वर्तमान समय में गैस की किल्लत को लेकर के जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूं कि जो हमारे महापौर महोदय जी हैं, जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, जो हमारे स्थानीय सांसद महोदय जी हैं, और जो हमारे भाई हैं श्रीनगर में जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगे हैं, वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जनता किस प्रकार से गैस की किल्लत से जूझ रही है। ये जनता के सामने खड़े हो जाएं, जनता को सांत्वना दें, सरकार पे दबाव बनाएं, और सरकार पे दबाव बना करके जनता की गैस की नीड पूरी कर सकें, लेकिन ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं उन तमाम जनप्रतिनिधियों से, राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग चुनाव में जगह जगह जाकर के कभी साड़ी बांटते हो, कभी ढोलकी, कभी चिमटा, कभी कुछ बांटते रहते हो। तो हम चाहते हैं कि अभी हमारे लोगों को गैस की नीड है, एक एक सिलेंडर बांट दीजिएगा हमारे लोगों को, कम से कम 1 महीने तक हमारे लोग शांति से खाना तो खा सकते हैं। मेरे भाई बहनों, हमारी बात स्कूल के छात्रों से हुई, जो हमारे छात्र यहाँ पढ़ने आ रखे होंगे, किसी भी, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या किसी भी क्षेत्र में पढ़ रहे होंगे, वैज्ञानिक क्षेत्र, प्रशिक्षण के क्षेत्र में पढ़ रहे होंगे, चाहे पॉलिटेक्निक हो, किसी भी क्षेत्र में। तो जैसे जब हमारी उनसे बात हुई, उनसे हमने बात करने की कोशिश करी, तो वो भी कह रहे हैं कि जो हमारे छात्र श्रीनगर में किराएदार हैं, हमारे भाई लोग, हमारे बच्चे लोग,
वो सबसे ज्यादा इस गैस की लत से जूझ रहे हैं कि उन्हें गैस नहीं मिल रहे। बहुत से बच्चे खाना बना भी नहीं बना पा रहे, नहीं भी खा रहे हैं, क्योंकि होटलों में भी खाना नहीं है, क्योंकि होटल भी जो है कॉमर्शियल गैस से किल्लत से जूझ रहे हैं। होटलों में भी खाना नहीं मिल रहा, मैं और यदि मिल भी रहा होगा तो महंगा खाना मिल रहा है। तो वो स्कूली छात्र जो हमारे स्टूडेंट भाई बहन हैं, हमारे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कौन उनके बारे में सोचेगा? मेरे भाई बहनों बताइएगा जरा। ये कैसी निरंकुश सरकार है, ये कैसे जनप्रतिनिधि है, ये कैसे पक्ष विपक्ष के नेता हैं जो इस समय जनता पे गैस की किस प्रकार की किल्लत आ रही है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और हम जैसे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि हम अफवाह फैला रहे हैं। मान्यवर, अफवाह हम नहीं आप फैला रहे हो, गुमराह हम नहीं आप कर रहे हो, पैनिक हम नहीं आप कर रहे हो, और आप पूरे देश को पैनिक कर रहे हो, पूरे देश के साथ आप झूठ बोल रहे हो। आपको इस बात की सजा मिलनी चाहिए और हम दिलाएंगे आपको इस बात की सजा। एक तो आप गैस की किल्लत करवा रहे हो, ऊपर से आप जो गैस एजेंसी में काम कर रही है किसी भी कर्मचारी पे आप दबाव बना रहे हो कि झूठ बोल दो कि गैस है, और जनता को आप घंटों लाइन में खड़े कर रहे हो, जनता का समय बर्बाद कर रहे हो, जनता को प्रताड़ना कर रहे हो, हमारे स्टूडेंटों को प्रताड़ना कर रहे हो, और आप उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आपके कारण लोग कितने परेशान हैं। यदि मैं कह रही हूं कि कमी है तो बता दीजिएगा, लोग उस प्रकार से काम करेंगे। झूठा आश्वासन हमारे गढ़वाल बोलते ना कि 20 द्योण वाला विश्वास नहीं द्योण, भले बल कहते तुम जहर दे दिया, जहर खा के वो एक ही बार मर जाओ, लेकिन झूठा विश्वास दे करके लोग तिल तिल मरते हैं। इस प्रकार से हमारी सरकार जनता को तिल तिल मारने की गुस्ताखी ना करें। आप गैस की आपूर्ति करें हर हाल में। देवप्रयाग से लोग यहाँ आ रहे, सभी जगह से जहां जाके सभी यहाँ से गैस जाती होगी, सभी लोग यहाँ बोलने के लिए आ रहे हैं कि कब गैस आएगी, कब गैस आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में तो गैस पहुंच ही नहीं रही है। खैर, खुद मैनेजर साहब का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत दिन से गैस गई नहीं है। तो ये कहां कमी? मैं कह रही हूं कि कमी है तो स्वीकार करें, उस कमी पे बातचीत करें, उस कमी पे चर्चा करें, किस प्रकार से चीजें होंगे। और आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद करूंगी कि हमारा राज्य सरकार, हमारा केंद्र सरकार इस विषय को संज्ञान में लेंगे और लोगों को गैस की आपूर्ति कराएंगे। ये बेहद चिंताजनक विषय है। और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि हम 3 महीने की पहले ही राशन दे देंगे। देश में जो संकट आया हुआ है, मान्यवर, देश में गैस का संकट आया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दो, यदि आपके कानों तक बात नहीं पहुंची होगी तो हम बताना चाहेंगे तो कि देश में गैस की संकट आई हुई है। आप 3 महीने पहले राशन दे दोगे, लोग उस राशन को बनाएंगे किस पे? उस राशन को बनाने के लिए गैस चाहिए होती है भाई, कच्चा राशन नहीं खाना है लोगों को। और वो तमाम, चाहे वो छोट भैया नेता हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के नेता, उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि ये ज्वलंत मुद्दा है, इस ज्वलंत मुद्दे को उठाएं और लोगों को ईमानदारी से और संचालित तरीके से गैस की आपूर्ति कराएं, हर हाल में कराएं। और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, जहां जहां तक भी, मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि आप 17 अप्रैल को 10:30 बजे पीपल चौरी में पहुंचने का कष्ट करें। हम इस जो प्रॉब्लम जनता को हो रही है साथियों, जो जनता को प्रॉब्लम हो रही है ना, इस सरकार को रूबरू कराना चाहते हैं जनता के प्रॉब्लम से। बाकी तो मैं जा ही रही हूँ जनता के बीच, बहुत से बार वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, बहुत से बार कई चीजें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, बहुत से हमारे स्टूडेंट भाई बहन हैं, तो उनसे उनका वीडियो बनाना औचित्य नहीं लगता है साथियों। चलो, गृहिणियों का या आम जनता का तो कोई नहीं, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट बच्चे हैं उनका वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। उनकी प्राइवेसी को किसी भी प्रकार से सार्वजनिक करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार इतनी निर्लज है कि उन्हें टॉर्चर करेगी, कई चीजें होंगी, हो ही रही है साथियों, आप लोग देख रहे होंगे ना। भाजपा के लिए तो मैं काल हूं मेरे भाई बहनों। जी एस असवाल भाई, बिल्कुल भाई, सिर्फ अंधभक्त तो मिलनी गए, बाकी कहते नहीं मिलनी। भाजपा के लिए तो मैं गले की हड्डी बन चुकी हूँ। भाजपा का बस चले तो भाजपा मुझे 20 चौराहे में गोली मार दे साथी हूँ। भाजपा कह रही है कि इससे हम कैसे डरा सके, कैसे धमका सके, कैसे कौन सी कमजोरी इसकी हम पकड़ सकें। भाजपा भूल रही है शायद, हम अपनी कमजोरी को भी ताकत बना देते हैं और उसी ताकत से मजबूती से लड़ते हैं। तो जो भी मेरा सुनने वालों सभी से मेरा निवेदन है कि ये वीडियो तय आप लोग हर व्हाट्सएप में पहुंचा दें। 17 अप्रैल तय आप लोग भारी से भारी संख्या में पीपल चौरी में पहुंचना कष्ट करें और
ये हमारी न केवल मांग है साथियों, ये हमारी नीड है, जरूरत है, और जरूरत पूरा करना देश की सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है। देश की सरकारें जुमलेबाजी के लिए, बैनर पोस्टरों के लिए, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, झूठ बोलने के लिए, गुमराह करने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए, कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए नहीं बनाई जाती हैं। देश की सरकारों को हर तबके की बात सुनने के लिए, हर तबके के काम करने के लिए और देश को सुसंगति तरीके से चलाने के लिए, सुसंगत तरीके से चलाने के लिए चुना जाता है। प्रेम और सही तरीके से चलाने के लिए चुना जाता है। भले ही देश के नेता जो है भूखे रहें, प्यासे रहें, लेकिन देश के नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता के नीड की आपूर्ति करें। लेकिन यहाँ उल्टा है, देश की जनता भूखी है, प्यासी है, लाइनों पे खड़ी है, और देश के नेता कभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में मशगूल हैं, कभी पुडुचेरी के चुनाव में मशगूल हैं, कभी असम के चुनाव में, कभी उड़ीसा के चुनाव में। देश के नेताओं को शर्म लाज कुछ नहीं है साथियों। जैसे चुनाव के लिए हमने इनको चुना होगा, बाकी इनका काम देश की जनता को जो प्रॉब्लम हो रही है वो देखना नहीं है। जैसे ये देश की जनता को लाइन में लगाने के लिए ही महारत हासिल कर रहे होंगे, देश की जनता को लाइन में लगाने के लिए ही विश्व गुरु बन रहे होंगे, बाकी इनकी बस की बात कुछ नहीं है। और बोलो इनके खिलाफत में तो इन्होंने अंधभक्तों को गाली गलौज देने में लगा रखा है। मेरे को तो बहुत दया आती है अपने अंधभक्त भाई बहनों को देख करके। मैं हालांकि उनका सवालों का जवाब भी दे रही हूँ। मेरा अपना मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि मूर्खों को मूर्खता से जवाब देना चाहिए, सट्टम साटे समाचरेता। लेकिन मुझे कसम से जवाब देते समय भी बहुत दया आती है। अगर मैं जवाब ना दूं तो इन्हें लगेगा कि ये बेलगाम हो जाएंगे, और इनके लगाम कसने के लिए इन्हें जवाब देना बहुत जरूरी है। इसलिए जवाब, हालांकि इतना समय तो मेरे पास है नहीं कि मैं इनका प्रत्येक का जवाब दूं, तब मुझे कभी मैं वीडियो बनाना पड़ रहा है जवाब देने के लिए, कभी उनके कमेंट में जाकर के ही मैं जवाब दे रही हूँ। दीदी जी, श्रीनगर के पास गांव के लोग बाहरी लोगों की जमीन बेच रहे हैं, ये भी एक बहुत गहरा मुद्दा है। आप बिल्कुल बहन इस पे भी बात करेंगे। और कुवालियो सुनील कपड़ाण बोला ना, चुप आप रहो मेरे भाई, आप अपने मुंह में दही जमा दो। और ये लोकतंत्र है, हम आप जैसे कायरों से डरते नहीं मेरे भाई। आ जाना भाई सुनील भाई, आप आ जाना परसों 17 अप्रैल को, और वहीं पे जरा सामने बोल के दिखाना मेरे लिए चुप जरा। ये सीएनजी में है बंदो। तो आप लोग होता है, मैं बताऊं चलो कि 9-10 नाम लोग होगा है ना, जो स्कूल होंगे, डिटेल से बताऊं चोल में कि आप लोग बतावा कि उत्तराखंड बेटे न गाढ़ नदी से बगना, कई नदी बह रहे हमारे उत्तराखंड से, बड़ी बड़ी नदी उत्तराखंड से ही बह कर जा रहे हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जैसे बड़ी बड़ी नदियां है ना। और जय उत्तराखंड बेटे नदी जाना छ न, वे उत्तराखंड लोग होता ही इथी बड़ा बड़ा बिजली बिल छनौना है ना। जय उत्तराखंड में बिजली उत्पाद होने को उत्तराखंड लोग जंगल जानो, जमीन जानी, और जल जंगल जमीन जानी च। और क्या बोलते उसको, यो जब बाढ़ आती ना बरसात में, तो बाढ़ का सामना करना पड़ता है उत्तराखंड वासियों को। विस्थापित हुए हैं मेरे उत्तराखंड वासी इन डैमों के चक्कर में। जब टेहरी का डैम बना, टेहरी डैम के चक्कर में हमारे उत्तराखंड वासी टेहरी के लोग विस्थापित हुए हैं। अपने बाप दादा की कुड़ी पुंगड़ी छोड़ना पड़े हमारे लोगों को, अपना कल्चर, अपने देवी देवता, अपना सब कुछ, पुंगड़ी पटोली जन बोल सुन के नरेंद्र सिंह नेगी जी गांड से के कखन देखण बाप दादा की तिवारी। तो जिस उत्तराखंड वासियों ने बिजली को उत्पादन करने के लिए अपना घर बार, अपना सब कुछ त्याग कर दिया, जब बरसात का टाइम आता है, यहाँ की जो जमीन है धंस जाती है, हम लोग कई प्रकार से जान माल का हमारे लोगों का नुकसान होता है, प्रभावित होते हैं ये हमारे लोग आपदा से। मतलब आपदा हमारे लोग झेले, जल हमारे लोगों का रुके, जंगल हमारे लोगों का डूबे, खेती हमारे लोगों की डूबे, खलियान हमारे लोगों के डूबे, पौराणिक चीजें हमारे लोगों की डूबे, विस्थापित हमारे लोग हों, और फिर बिजली का भी बड़े बड़े बिल भी हमारे लोग भरें। कम से कम इस प्रदेश के गरीब और मध्य वर्गीय लोगों को, और जिन लोगों की जमीन जायदाद गई है, उन लोगों को कम से कम फ्री बिजली होनी चाहिए थी। और हम ये नहीं कहते कि सबको फ्री दो,
जिन लोगों की सरकारी नौकरी है, जिन लोगों का प्राइवेट सेक्टर में भी 50,000 से ऊपर नौकरी है, उनकी हाफ रेट कीजिएगा। हमारी मांग है कि गरीब तबका के लोगों को, जिनके 50,000 से नीचे तनख्वाह है, मध्य वर्गीय लोगों को बिजली और पानी फ्री कीजिएगा, और जो थोड़ा बहुत पैसे कमा रहे हैं उन्हें हाफ रेट पे दीजिएगा। ये हमारे उत्तराखंड के सभी सम्मानित भाई बहनों को सोचना पड़ेगा। मेरे भाई बहनों, जिस प्रदेश से पानी बह रहा है उन प्रदेशवासियों को पानी का, पूरे प्रदेशवासियों को पानी मुफ्त में मिलना चाहिए। और जो प्रदेश बिजली बना रही है, जिस प्रदेश का इस बिजली के चलते सब कुछ दान दे दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, त्याग दिया बिजली के लिए, उस प्रदेश के उन लोगों को कम से कम बिजली मुफ्त में मिलनी चाहिए, जिनके जल जंगल जमीन खेती खलियान बाबा दादा की कूड़ी पुंगड़ी मंदिर सब कुछ पानी में डूब गए, वो तो फ्री में चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि ये आपका मुद्दा है, पूरा उत्तराखंड का मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आना चाहिए। तीसरा मुद्दा आप देखिएगा कि लगातार सरकारी स्कूलों का दमन हो रहा है। सरकारी स्कूलें जो है उनका जो रैंकिंग है वो घटता जा रहा है। सरकारी स्कूलों की हालत खस्ती है, कोई ध्यान तक नहीं दिया जा रहा है सरकारी स्कूलों पे। मेरी इस विषय में डिमांड है कि सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण किया जाए, सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षा दी जाए, सरकारी स्कूलों में हर विषय के टीचर दिए जाएं, सरकारी स्कूलों का सुधारीकरण हो। और जब तक सुधारीकरण हो रहा है तब तक सरकार प्राइवेट स्कूलों में सरकारों की ओर से गेस्ट टीचर लगाए जाएं और प्राइवेट स्कूलों की फीस कम की जाए। और जो सरकार ने अनावश्यक तरीके से बसों की फीस बढ़ाई है, 1 से 5 किलोमीटर बस का किराया जो है 2200 रुपये, 5 से 10 की बोला 27 के 2800 रुपये, और उससे ज्यादा 3200 रुपये, इस चीज को निरस्त किया जाए। लोग, अरे कहाँ से देंगे लोग भाई, रोजगार नहीं है लोगों के पास, लोग कहाँ से देंगे पैसे। तो सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी जाए और प्राइवेट स्कूलों की फीस कम की जाए, सरकारों की तरफ से गेस्ट टीचर रखे जाए। यानी कि जो भी प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स हैं, जो भी हैं, हम नहीं कहेंगे उनको निकालो, हम कहेंगे जो भी टीचर्स हैं कम से कम 50% टीचरों की तनख्वाह सरकारों की ओर से जानी चाहिए। ये सरकारों के साथियों, लोकतंत्र में सरकारों की जिम्मेदारी अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, रोजगार, रोटी कपड़ा मकान देने की है। इतनी ये कुछ 6-7 नीड जो है, जिस नीड के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है, या फिर सभ्य नहीं कहलाया जा सकता है, या विकास नहीं हो सकता है जिस नीड के बिना मनुष्य का, इन नीडों को देना सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, रोटी कपड़ा मकान, यानी कि रोजगार। अगर रोजगार दे दीजिएगा तो ऑलरेडी जनता अपने लिए रोटी कपड़ा मकान जुटा लेगी। तो ये 5-6 चीजें सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। लोगों का ध्यान है 27 में चुनाव है, 28 में चुनाव है, इस समय बंगाल में, तभी उड़ीसा में, तभी पश्चिम बंगाल में, तो मध्य प्रदेश में, तभी यूपी में, तभी बिहार में, तभी हरियाणा में, पूरे जिंदगी भर चुनाव ही चल रहे हैं। जनता के विकास पे, जनता की नीड्स पे, जनता के सुख सुविधाओं पे किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ चुनाव में ध्यान है। आप लोग बताइएगा जितना पैसा ये चुनावी रैलियों में बर्बाद हो रहे हैं, बैनर पोस्टरों में बर्बाद हो रहे हैं, हर रोज नीचे से नाली बह रही है, नीचे से कचरा बह रहा है, नीचे से गंदगी है, रोड टूटी हुई है, ऊपर से नेताओं के बैनर पोस्टर चिपके हुए हैं साथ में। क्या बैनर पोस्टर चिपकाने से देश का विकास होगा? क्या उसके लिए बेहतरीन चीजों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए? क्या उसके लिए बेहतर शिक्षा, आधुनिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या उसके लिए आधुनिक प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए? क्या उसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं होनी चाहिए? रोजगार व्यवस्था दुरुस्त नहीं होनी चाहिए? उसके लिए कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होनी चाहिए? उसके लिए नागरिकों के अंदर भी जागरूकता नहीं आनी चाहिए? कम से कम हम एक नागरिक होने के नाते अपने देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान तो दे सकते हैं। कुछ नहीं तो झाड़ू उठा करके सफाई तो हम कर सकते हैं अपने देश की। सिर्फ वोट देना ही हमारा काम है और फिर लाइन पे लगना। पहले वोट दो और एक घटिया सी सरकार, एक निकम्बी सी सरकार चुनकर भेज दो और उसके बाद जीवन भर लाइन पे लगे रहो। क्या यही काम है जनता का? नहीं साथियों, जनता को भी वही सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जो आपके वोट देने से
आपके जनप्रतिनिधि को, आपके नेता को जो सुविधाएं मिलती है ना, वही सुविधाएं जनता को भी मिलनी चाहिए। और एज द नागरिक, देश का नागरिक होने के नाते हमारी ड्यूटी है कि हम अपने देश को साफ सफाई में योगदान दें। अपने देश को हर चीज में हम ही देंगे साथी। योगदान कौन देगा फिर? अमेरिका नहीं आएगा, चाइना नहीं आएगा, जापान नहीं आएगा। भारत के ही लोग अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देंगे। जिसको जो काम आता है वो काम करके अपना देश के लिए योगदान देंगे। आखिर कब तक एक दूसरे की टांग खींच करके, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके, सिर्फ चुनाव ही जुमला फेंक करके देश को हम गढ़ में डालते रहेंगे, देश को हम बर्बाद करते रहेंगे? ऐसा नहीं चलेगा साथियों। इसलिए जिन लोगों को लगता है, उत्तराखंड वासियों को, कि बिजली पानी आपका मौलिक मुद्दा है, तो जरूर आप 17 अप्रैल को यहाँ पे आने का कष्ट करें। जिन लोगों को लगता है कि बढ़ती फीस हमारी मौलिक मुद्दा है और सरकारी स्कूलों की खस्ती हालत हमारी मौलिक मुद्दा है, तो उस विषय में जरूर आए। नशा देख लीजिएगा आप कि आज मेरा उत्तराखंड नशा में बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। हमारे बच्चे नशा में बर्बाद हो चुके हैं साथियों। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स से, अपने अभिभावकों से, क्या हमने इसलिए अपने बच्चे को जन्म दिया है? इसलिए बच्चों को जन्म दिया है हमने कि हमारे बच्चे नशे में बर्बाद हो जाएं और हम नेताओं को नेता बनाए रखने के लिए वोट देते रहें, नेताओं को नेता बनाए रखने के लिए सपोर्ट करते रहे, नेताओं को नेता बनाए रखने के लिए हम जो है टैक्स भरते रहें। चाहे हमारे बच्चा नशा में बर्बाद हो, चाहे बच्चा बेरोजगार हो, चाहे बच्चा हमारा अपराधी हो रहा हो, बच्चा का कोई भविष्य ना हो, कोई जीवन ना हो, लेकिन नेता नेता बने रहने चाहिए। क्या अभिभावकों की ऐसी मानसिकता होनी चाहिए हमारी? क्या हमारी ये सोच, ये विचार, ये बुद्धि, ये विवेक हमारे अंदर नहीं जगना चाहिए कि हमारे बच्चों को बेहतर सुख सुविधाएं मिले, बेहतर रोजगार मिले, बेहतर शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, न्याय सुरक्षा मिले, और उस सरकार से मिले जिस सरकार को हम चुनकर भेज रहे हैं? इस विषय को लेकर के बेहद मैं आहत हूं कि हमारे 16, 17, 13 साल का बच्चा जो है नशे में बर्बाद हो रहा है साथियों। जिस युवा ने देश का भविष्य रचना था, जिस युवा ने देश के संरक्षण करना था साथियों, जिस युवा ने देश के लिए नई नई खोजें करने थे, जिस युवा को ह्यूमन पावर बनाना था, वो युवा आज हमारे नशा में बर्बाद हो चुका है। और माँ बाप, पिता नेताओं के गुणगान में बिजी हैं और माँ ढोलक चिमटी में बिजी हैं, कीर्तन भजनों में बिजी हैं। मैं कीर्तन भजनों के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पहली जिम्मेदारी हमारी उनके प्रति है जिनको हमने जन्म दिया है। हमारी जिम्मेदारी नेताओं के प्रति नहीं है, नेताओं की जिम्मेदारी हमारे प्रति है, लेकिन हमारी पहली जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति है कि हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, रोजगार देने के लिए सरकारों को बाध्य करें, सरकारों से डिमांड करें। हमारी पहली डिमांड यही होनी चाहिए कि जिस सरकार को हमने अपनी वोट से चुना है वो सरकार यह तय करे कि हमारे बच्चों को बेहतर जीवन और भविष्य प्रदान करे। लेकिन नहीं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी लोगों को अपने बच्चों के भविष्य और जीवन की चिंता नहीं है, नेताओं की चिंता है। और दुर्भाग्य देखिएगा कि मूर्ख नेताओं की मूर्खता को महान घोषित करने के लिए देश का पूरा पैसा बर्बाद किया जा रहा है, देश का युवा बर्बाद किया जा रहा है, देश का सब कुछ धन संपदा, चाहे भौतिक हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे संवैधानिक हो, सारे चीजें तबाह किए जा रहे हैं मूर्ख भ्रष्ट नेताओं के भ्रष्टाचार को महान घोषित करने के लिए, मूर्ख नेताओं की मूर्खता को महान घोषित करने के लिए देश बर्बाद किया जा रहा है। इनके भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अपने बच्चों का जीवन और भविष्य तबाह किया जा रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए मेरे भाई बहनों? कहाँ गई हमारी बौद्धिकता? यदि हम भारत की संस्कृति की बात करें तो इस भारत भूमि में कितने बौद्धिक लोग पैदा हुए हैं जिनके बौद्धिकता से पूरा विश्व लोहा मानता है। चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे रविदास जी हो, चाहे गुरु गोविंद जी हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, मीराबाई हो, ओशो हो, कैसे कैसे फिलोसफर हमारे, कैसे कैसे वो हमारे बौद्धिकता हमारे इस भारत भूमि में पैदा हुए। चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो,
और जिस भारत ने इतने महापुरुषों को जन्म दिया है, जिस भारत ने बौद्धों को जन्म दिया है, जिस भारत ने रामकृष्ण को जन्म दिया है, जिस भारत ने रविदास, कबीरदास, गुरु गोविंद जी जैसे तमाम हमारे पूर्वजों को जन्म दिया है, वो भारत, उस भारत के लोग मूर्ख लोगों की मूर्खता को महान घोषित करने के लिए, भ्रष्ट नेताओं के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अपने बच्चों का, अपने माँ बहन बेटियों का जीवन अस्मिता को दांव पे लगा रहे हैं, अपने देश को, उस भारत भूमि को दांव पे लगा रहे हैं इन नेताओं को नेता बनाए रखने के लिए। मैं आज अपने गृह मंत्री महोदय जी के एक स्पीच सुन रही थी साथियों, एनडीटीवी पे। उनका कहना है कि गरीब और मध्य वर्गीय महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन महिलाओं को 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक हर महीने जो है 3-3 हजार रुपए दिया करेगी। कोई सवाल पूछने वाला नहीं है हमारे गृह मंत्री महोदय जी से कि महोदय जी अब ये रोना नहीं रोया जाएगा। आपको 12 साल हो चुके हैं केंद्र में बैठे हुए, आप बताएं कि इन गरीब और मध्यम वर्गीय तबके की महिलाओं की दयनीय स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? आप बताएं कि इनकी दयनीय स्थिति किस प्रकार से हुई है, किसने की है, कौन है जिम्मेदार इन महिलाओं की दयनीय स्थिति को इस प्रकार से बनाने के लिए? क्या जवाब है गृह मंत्री जी के पास? और हम यहाँ पे फिर 2 टूक कहना चाहेंगे ताना स्वरूप कि महोदय जी, इस देश की महिलाओं की चाहे स्थिति दयनीय हो जाए, इस देश की पुरुषों की स्थिति चाहे दयनीय हो जाए, इस देश के सनातनियों की स्थिति चाहे दयनीय हो जाए, इस देश के किसी भी तबके के युवाओं की स्थिति दयनीय हो जाए, लेकिन हमारे देश के नेताओं की और नेताओं की बच्चों की स्थिति दयनीय नहीं होनी चाहिए। आपके बच्चे, आप सभी ने बड़े बड़े पोस्टों पे लगाए हुए हैं, आप सभी मोटे ताजे बने हुए हैं, आप सभी ने दुनिया भर के पैसे इकट्ठा कर दिए हैं, अपने बच्चों को आप विदेशों में पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को आपने बड़े बड़े पोस्टों पे बैठा दिया है। जनता की छाती पे, जनता के वोट से, जनता के नोट से आपने अपने घर भर दिए हैं। आप सुखी रहने चाहिए महोदय जी। इस देश के नेता और इस देश के नेताओं के परिवार, इस देश के नेताओं के बच्चे सुखी रहने चाहिए। क्या फर्क पड़ता है इस देश की महिलाओं की यदि दयनीय स्थिति हो? क्या फर्क पड़ता है इस देश के युवाओं की यदि दयनीय स्थिति हो? क्या फर्क पड़ता है इस देश के नागरिकों की यदि दयनीय स्थिति हो? क्या फर्क पड़ता है इस देश की ही स्वयं दयनीय स्थिति हो? लेकिन जिनके कंधों पे देश ने भार सौंप के रखा है, जिनको देश की जनता ने चुन के भेजा हुआ है, जिनको देश की जनता टैक्स भर रही है, सपोर्ट कर रही है, उन नेताओं की स्थिति दयनीय नहीं होनी चाहिए। उन नेताओं के ऐसो आराम पे, उन नेताओं के किसी भी प्रकार के शानो शौकात पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कसम से साथियों, नेताओं के सेहत पे फर्क न पड़े, जनता जाए भाड़ में। इस देश की महिलाओं की स्थिति चाहे दयनीय हो, युवा चाहे नशा में बर्बाद हो, चाहे देश का सब कुछ तबाह हो जाए, लेकिन देश के नेताओं के सेहत पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देश के नेताओं के ऐसो आराम में रत्ती भर भी कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या शर्म नहीं आती हमारे नेताओं को इस प्रकार की वायद बातें बोलते हुए? क्या इन नेताओं को पता नहीं है कि आप किसी राज्य के नहीं, देश के गृह मंत्री हो, आपकी ड्यूटी है देश की स्थिति सुधारना। आप गृह मंत्री हो महाराज, मान्यवर, आप गृह मंत्री हो, आपकी ड्यूटी है अपनी प्रदेश की, अपने पूरे देश की। आप किसी प्रदेश के मुख्य नहीं हो, आप देश के गृह मंत्री हो। आपकी जिम्मेदारी है इस देश की महिलाओं की स्थिति सुधारना, इस देश के युवाओं की स्थिति सुधारना, इस देश के नागरिकों की स्थिति सुधारना। आपके लिए हमने सिर्फ चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उन पद कदों में नहीं चुनकर भेजा है महोदय जी। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ साथियों, जो भी नेता जनप्रतिनिधि स्वरूप जनता के वोट से जीत करके पद कदों में बैठ जाते हैं, जनता के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं, ऐसो आराम करते हैं, ऐसे नेताओं को इनकी पार्टी की रैली में जाने के लिए पूर्ण रूप से पाबंदी लगा देनी चाहिए साथियों। यदि ये रैली में जाते हैं, पहले इस्तीफा दें, उस महीने की तनख्वाह ना लें, उस महीने का खर्चा ना करें, अपने खर्चे पे जाएं। अन्यथा इन लोगों के टोटल ही रैली में जाना बैंड हो जाना चाहिए साथियों। देश का पैसा सारा नेताओं के ऐसो आराम पे, नेताओं के चुनाव प्रचार प्रसार पे, नेताओं की रैली पे, नेताओं के भाषणों पे बर्बाद हो रहा है, और जनता के हाथों सिर्फ और सिर्फ लाइन, वो भी निराशाजनक लाइन, वो भी
किस प्रकार से शोषणकारी लाइन, खाली हाथ। तो मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ, क्या सोचती हो, क्या कब तक ऐसे रहोगे मेरी बहनों? कब बोलोगे अपने अधिकारों के लिए? कब जागेंगे मेरे लोग, मेरे देश के लोग, मेरे राज्य के लोग? कब समझेंगे? अब बहुत हो गए सदा, अब इनफ होना चाहिए मेरे भाई बहनों। बहुत हो गया इनका अत्याचार, बहुत हो गया इनका जुमले। इनको जुमले नहीं देने चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए इनको मेरे भाई बहनों। एक दो भाई बहनों कमेंट पर नहीं, महिला के मेहनत के पैसे भी लूट लिया ऋषि के परिश्रम ने। हाँ बिल्कुल रेखा, अरे बहन दीदी जी गैस। तो मैं इन बुन चोला आप लोग होता ही मेरे भाई बहन। दीदी प्रणाम। भगवान ने आपको बहुत शक्ति दे रखी है, शायद सारे पीड़ित लोगों के लिए ही वह शक्ति भगवान ने आपको दिया, आपसे ही हमें हिम्मत मिलती है। संगीता बिष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। जसोदा पटवाल बहन, आप तभी सादर प्रणाम। और सुरेंद्र चौहान भाई, सादर प्रणाम आपको। और गोविंद सिंह भाई जी नमस्कार मेरे भाई। और रीना रावत, सही बोल रहे हो आप लोग। वीडियो तो शेयर जरूर करें। मोहन बिष्ट भाई जी, जय पहाड़ जय पहाड़ी, नमस्ते भाई। सुरेंद्र नेगी, सुरेंद्र सिंह नेगी हो, हाँ सबका सादर प्रणाम। और रघुवीर रावत भाई जी, आपको भी सादर प्रणाम। तो हम सभी भाई बहनों को, मेरे भाई बहनों, जागना होगा, लड़ना होगा। ये देश आपका भी है भाई, इस देश के संसाधनों पे आपका भी अधिकार है। आपका नसीब में नहीं लिखा है कि आप लाइन में खड़े रहो। मैं तो कह रही हूं कि जनता मेरा कहना मानती है ना, मैं सच कह रही हूँ मेरे भाई बहनों। जिस दिन मेरे देश की जनता ने मेरा कहना माना, मैं आपको कहना चाहूंगी, लाइन में लगेंगे आपके नेता और आपको घर में मिलेंगी सुविधाएं। आपने सबको सुन लिया होगा, भाजपा को, कांग्रेस को, सबको आपने सुन लिया। एक बार जरा हमें सुने, उस पर अमल करें, मेरे साथ खड़े हों आप लोग। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके सारे नेता लाइन में लगेंगे रोडों पे, और आपको घरों में सारी सुविधाएं मिलेंगी, फैसिलिटी मिलेंगी। आपके नेताओं को आपके घरों में फैसिलिटी देनी पड़ेगी। यदि आप अपने संवैधानिक राइट समझो, आप अपनी वोट की कीमत समझो, आप अपनी सपोर्ट की कीमत समझो, अपनी आत्मसम्मान की कीमत आप समझो, आप अपने टैक्स की कीमत समझो, तो आपके नेता आपको सारी सुविधाएं घर में बैठकर देंगे और लाइन पे लगेंगे नेता। क्योंकि नेता सेवक है, सेवक लाइन पे लगने चाहिए, मालिक नहीं। जनता इस देश की मालिक है साथियों। जनता लोकतंत्र में सरकारों की मालिक होती है। मालिक का मतलब होता है बनाने वाली है। जनता क्रिएटर है साथियों, जनप्रतिनिधि की क्रिएटर है, नेता की क्रिएटर है, सरकार की क्रिएटर है। और दुर्भाग्य है कि बनाने वाला सड़कों पे दर बदर भटक रहा है, और जिसको बनाया है जनता ने सत्ता में बिठा करके, जिन जनप्रतिनिधियों को, जिन नेताओं को, वो ऐसो आराम कर रहे हैं। मैं अपने सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगी कि प्लीज आप जागें। और मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मेरे पीछे खड़े हो जाएं या मुझे ही समर्थन करें, नहीं। मैं कह रही हूं कि जो मैं कहना चाह रही हूं, एक बार उस चीज को समझें। एक बार समझें कि इस धरती पे, इस देश पे आपका भी अधिकार है। एक बार समझें कि इन नेताओं को आपने काम करने के लिए चुना है, अपने सर पे बिठाने के लिए नहीं चुना है। ये सरकारें तानाशाह के लिए नहीं चुने, काम करने के लिए चुने हैं। इन सरकारों को टॉर्चर करें, इन सरकारों को बाध्य करें, इन सरकारों की ईंट से ईंट बजाएं, इनसे पूछे सवाल कि हमारे हिस्से का जो भी जरूरतें हैं वो पूरा कीजिएगा। जिस दिन इस देश की जनता यह समझ गई, अपनी वोट की ताकत, अपनी नोट की यानी कि टैक्स की ताकत, अपनी सपोर्ट की ताकत, अपनी आत्मसम्मान की ताकत, उस दिन आपके नेता आपके घर में आकर काम करेंगे। लेकिन जब आप ही अपना महत्व नहीं समझते हो, तो आपके नेता तो आपको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। इस देश के नेता, इस देश की सरकारें अपनी देश की जनता को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं मेरे भाई बहनों। इसलिए देश के नेता सफेद कुर्ता पहनकर चलते हैं। उन्हें पता है कि देश की जनता अपनी आवाज नहीं खोलती है, मुर्दों की भांति बिहेवियर करती है, चुपचाप रहती है, सहती है, चुपचाप रहती है। इसलिए नेता तुम्हारे सफेद कपड़ा पहनकर घूमते हैं कि शांति बनी हुई है, क्योंकि हमारे अगेंस्ट हमारी जनता जाने वाली है नहीं। जिस दिन इस देश की जनता ने नेताओं के अगेंस्ट लाल कपड़े पहनना और काले कपड़े दिखाना शुरू कर दिए, आपके नेता आपके सारे काम करेंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ, जिस दिन मेरे देश की जनता ने मेरे आइडियोलॉजी पे काम कर दिया, आपके नेता लाइन पे खड़े होंगे कि बताओ क्या काम करना है आपका, कब करना है।
त्वरित आपका काम हो जाएगा साथियों। इन नेताओं को भगवान बनाने की जरूरत नहीं है, सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, इन्हें किसी भी प्रकार से छाती पे बिठाने की जरूरत नहीं है, इनसे काम कराने की जरूरत है। इनसे बताइएगा, जितने भी नेताओं ने आज तक आपसे वोट मांगा है, अभी जा करके इनसे कहिएगा कि हमें एक एक सिलेंडर दीजिएगा, घर घर में आके दीजिएगा। जरा मैं राजेंद्र प्रसाद भाई जी का वो पढ़ रही हूँ। प्रणाम भाई जी, सबसे पहले नमस्ते, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी भी मैं आपको सिरकोट से शाम को आते हुए देखा था। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन आप स्कूटी में जा रहे थे, आपको हाँ हाँ तुमको भाई जी क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि 17 अप्रैल को आप लोग जरूर जरूर पीपल चोरी में आने का महान कष्ट करें और वहां पे अपनी बात रखें। मैं जरूर आपकी बात सुनूंगी और मैं आपको मैसेंजर में अपना नंबर दे दूंगी भाई, तो आप अपनी बात जरूर मुझसे करना मेरे भाई। और आपसे मेरा निवेदन रहेगा, न केवल आप बल्कि वो हर नागरिक मेरे साथ जरूर जुड़े जिन्हें लगता है कि मैं सही आवाज उठा रही हूं। मैं फिर से कह रही हूं मेरे भाई बहनों कि मेरे लोग जागरूक हो गए, मेरे देश और मेरे राज्य की जनता जागरूक हो गई, मुझे बोलने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। फिर मैं चुपचाप फिर अपने घर में बैठ जाऊंगी। मेरा काम आपको जगाना, आपके अधिकारों के लिए लड़ना, आपकी आवाज बनना है। जिस दिन आपके अंदर लड़ने की क्षमता, बोलने की क्षमता, कुछ कर गुजर जाने की क्षमता आ जाएगी, उस दिन आपको सरस्वती देवी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बोलने के लिए। तो जिन्हें लगता है कि शिक्षा, महंगी शिक्षा आपका मुद्दा है, जिन्हें लगता है कि बिजली पानी का बढ़ता बिल आपका मुद्दा है, जिन्हें लगता है कि एलपीजी का मुद्दा आपका मुद्दा है, जिन्हें लगता है कि गैस की किल्लत आपका मुद्दा है, पेट्रोल की महंगाई आपका मुद्दा है, बेरोजगारी आपका मुद्दा है, नशा आपका मुद्दा है, ये भ्रष्टाचार अत्याचार आपका मुद्दा है, हमारे बच्चे हर रोज गायब हो रहे हैं, वो हमारा मुद्दा है। तो आपसे निवेदन रहेगा, एक बार मेरा साथ निभाने का कष्ट करें। आप देखिएगा कि आपके नेता घर में आकर के आपका काम करेंगे, उन्हें करना पड़ेगा। और मैं ये भी जानती हूं कि जैसे ही हम आवाज उठाते हैं, कोई कोई नेता कमल बिष्ट किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं साथियों, जरा देखिएगा इस कमल बिष्ट को। और हमारे उत्तराखंड की शासन प्रशासन जन मुद्दों को उठाने वालों के खिलाफत में कार्रवाई करती है। और यदि उत्तराखंड का शासन प्रशासन मुझे अभी सुन रहा होगा, तो कमल बिष्ट के आईडी में जाकर के उसे सवाल करें कि ये किस भाषा का प्रयोग कर रहा है। प्लीज साथियों, जरा जो कमल बिष्ट जो बदतमीजी इस समय कर रहा है, यहाँ पे होता तो इसके दांत इसके हाथ में दे देती मैं तोड़ करके। ऐसी इनकी मानसिकता है मेरे भाई बहनों, ये है भाजपा के, इसीलिए मैं इनको गंध भक्त बोलती हूँ। मेरा गंध भक्त बोलने का बाकी कोई वो नहीं है साथी, उद्देश्य नहीं है। इसीलिए बोलती हूँ कि इनके दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। और ये कमल बिष्ट जो कोई भी है, सरकार इसके वक्तव्य का संज्ञान ले और इसके आईडी में जाकर के इससे पूछे कि ये क्या बोल रहा है। गोविंद सिंह, बिल्कुल भाई, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर दिया, बहुत ज्यादा मेरे भाई। ऋषभ भाई को भी प्रणाम। मैं सभी बहनों से भी निवेदन करूंगी कि इस कमल बिष्ट के आईडी में जाकर के पता करें कि ये कमल बिष्ट है कौन साथियों, क्योंकि मैं इसकी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी जो भी घर में माँ बहन बेटियां होंगी मेरे लिए पूजनीय हैं और सम्मानित हैं। लेकिन इसके दिमाग में इतनी गंदगी कहाँ से आई साथियों, मैं इस विषय को लेकर हैरान हूँ। हैरान कि मेरा ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जिस दिन मेरे सामने ऐसे लोग आएंगे, इनके दांत तोड़ करके मैं हाथ में दे दूंगी। मगर ये सोशल मीडिया पे जो बकवास कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, और जो शासन प्रशासन हम जैसे लोगों के खिलाफत में मुकदमा दर्ज करते हैं, पीड़ित लोग नागरिकों के खिलाफत में मुकदमा दर्ज करते हैं, शासन प्रशासन के गुर्दे में दम हो, यदि सचमुच में इंसानियत जिंदा हो, तो इस प्रकार के लोगों के खिलाफत में अविलंब जो है कार्रवाई की जाए। बाकी मेरे भाई बहनों, आप लोग एलपीजी के संदर्भ में तो समझते हैं कि कैसे हमारी माँ बहन बेटियां पीड़ित हैं। अभी भी मेरी एक भाई और एक बहन से बात हुई थी, उनसे आराम से बात की गई और अच्छे तरह से मैंने उनको समझाया। और मैं ये भी जानती हूँ कि
ग्राहक भी इस समय बहुत ज्यादा पीड़ा में है, क्योंकि उन बेचारों के खून बेचने के पैसे गए हुए हैं। इस समय एजेंट भी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनपे तो कई प्रकार से पहाड़ टूटे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जनता ही जनार्दन है, और जनता से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग आए और अपने लोगों की आवाज उठाएं। देखो साथियों, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे पदकद हो, सारी चीजें आपसी मेलजोल के लिए, आपसी समस्या के समाधान के लिए उठाए गए हैं। उपेंद्र पंत है, बिल्कुल मेरे भाई, ये यही मैं कह रही हूं कि क्या मैं बोलूं कि मैं ये कहते हैं, मुझे ये एक और था कल परसों, गंध भक्ति रहा होगा, कि ये कहते हैं कि मैं जो है ये कि मोहम्मद दीपक की माँ हूं। मैं कहना चाहती हूँ इनके लिए कि मुझे अभी तक किसी भी मुसलमान भाई ने गाली नहीं दी साथियों। हमें गाली देने वाले या तो किसी ने हमारे हिंदू के नाम पे वो बनाई होगी, अपना पेज बनाया होगा, या फिर हमें गाली देने वाले सारे हिंदू हैं साथियों। और दुर्भाग्य है कि ये हमारे सनातन का कोई फोटो लगाता है, कोई तिरंगा लगाता है, कोई हमारे देवी देवताओं की फोटो लगाता है, और इस प्रकार के गंध ये फैलाते हैं साथियों। तब वो दो कौड़ी के लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, जिन्होंने सनातन के जो ठेका लेके रखे हुए हैं कि कैसे गाली माँ बहन बेटियों को दी जाए। हालांकि मैं फिर से कह रही हूँ कि इन गालियों से हमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। वो इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि हम चेतनावादी लोग हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ये खुद ही अपनी गाली खुद ही ले ले, खुद ही खा ले, जो भी इनको करना है। लेकिन दुख इस बात का है कि इनकी मानसिकता, इनके लिए मुझे बुरा लग रहा है कि आखिर इनकी मानसिकता ऐसे क्यों हो गई होगी, किसने की होगी, किसने इनकी मानसिकता ऐसी की होगी कि जो ये भी नहीं, इनके अंदर इतनी बुद्धि विवेक भी नहीं है कि ये बोल क्या रहे हैं, ये लिख क्या रहे हैं साथियों। ये आधुनिक भारत है, ऊपर से ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं, ऊपर से ये कहते हैं कि हम संस्कारी हैं। और यदि ये संस्कार है तो कौन इनको संस्कार दे रहा है? क्योंकि मैं फिर से कह दूं कि इनके घर की जो माँ बहन बेटियां हैं वो मेरे लिए पूजनीय हैं। हम उनके लिए एक भी अशब्द नहीं बोलेंगे, और हमने कभी बोला भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि माँ बहन बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं, परिवार सबका एक जैसा होता है। लेकिन इन जिनके भी घर के ये बेटे हैं, उन माँ बाप से मैं कहना चाहूंगी कि पता कीजिएगा कि आपके बच्चे ये संस्कार कहां से ला रहे हैं, ये किस प्रकार के विचारधारा के लोग हैं। और यदि ये बीजेपी के विचारधारा के लोग हैं तो बीजेपी को तो समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहना चाहिए। और बीजेपी इस विषय को लेकर के क्लियर करे कि ये आपके विचारधारा के लोग नहीं है, ये आपके फॉलोअर नहीं है, ये आपके समर्थक नहीं है। यदि बीजेपी को भी रत्ती भर भी शर्म लाज हो, रत्ती भर भी बीजेपी अपने माँ बहन बेटियों की इज्जत करती होगी, अपने देशवासियों का सम्मान करती होगी, तो बीजेपी को इस विषय में, क्योंकि सारे हमने देखा है कि आधा से ज्यादा गाली गलौज करने वाले बीजेपी के ही समर्थक होते हैं। हमने देखा है कि कांग्रेस के समर्थक भी नहीं गाली देते हैं, अदर कम्युनिटी भी नहीं गाली देती है, ये बीजेपी के समर्थक और खोखले धर्म के ठेकेदार ये गाली देते हैं साथियों। इनके मैसेज को इग्नोर करने हैं बहन? नहीं बिल्कुल बहन, आप सही कह रहे हैं, मैं इग्नोर ही कर रही हूँ। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि ये अगर ऐसी मानसिकता भारत भूमि में पल रही है तो फिर हमें आतंकवादियों की, दुश्मनों की क्या जरूरत है? और ये बढ़ाएंगे हमारे धर्म को आगे। ये गालीबाज, ये बुद्धिहीन, ये मूर्ख, ये राक्षस, ये बढ़ाएंगे हमारे धर्म को आगे। और मैं बहुत से सनातनी भाई बहनों से भी बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हूं कि आपने ऐसे पापियों के हाथ में अपने धर्म सौंपा हुआ है, आपने ऐसे बुद्धिहीन विवेकहीन लोगों के हाथ में अपना देश सौंपा हुआ है। ये आपका देश संभालेंगे, ये आपका धर्म संभालेंगे, जिनके दिमाग में इतनी गंदगी भरी पड़ी है मेरे भाई बहनों। जो इसलिए मैं गंध भक्त बोलती, पहले ये अंध भक्त थे, अब ये गंध भक्त हो चुके हैं मेरे बहन। अनपढ़ गंवार भी नहीं बहन, गंगा बहन, अनपढ़ गंवार भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अनपढ़ हमारे पूर्वज भी थे। और गंवार का अर्थ मैं गांव से बिलोंग कर समझती हूँ कि जो गांव के लोग होते हैं वो सीधे सच्चे भोले भाले होते हैं। इनका
कोई कैटेगरी नहीं है, इनके लिए कोई कैटेगरी बनी ही नहीं है। सिर्फ जूतों से इनका काम हो सकता है बहनों। जिस दिन ये सामने आ गए, इनके खोपड़ी में इतने जूते मारेंगे कि ये भूल जाएंगे लोगों को गाली गलौज करना, भूल जाएंगे शब्द का प्रयोग करना, भूल जाएंगे इस प्रकार के लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना। क्योंकि ये इनकी वजह से सनातन बदनाम होता है, इनकी वजह से हमारा देश बदनाम होता है, इनकी वजह से समाज बदनाम होता है, इनके माँ बाप खुद बदनाम होते हैं, इनके घर परिवार खुद बदनाम होते हैं ऐसे गाली गलौज करने वालों की वजह से मेरे भाई बहनों। बाकी जो चीजें हैं, जितने भी मैंने पॉइंट रखे हुए हैं, सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग भारी से भारी संख्या में 17 अप्रैल को पहुंचने का कष्ट करें और 14 अप्रैल को हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती है साथियों। तो 14 अप्रैल को भी जो लोग आ सकते हैं रामला ग्राउंड में भारी से भारी संख्या में आने का कष्ट करें। और लक्ष्मी दीदी यार तुम इधर लाइव नहीं जुड़ सकते मैं इधर अभी, और हाँ वही तो बिल्कुल मेरे भाई वो दर्शन हो तो सोच ना, पर बुरा लग रहा ना, क्योंकि मैं आज तुम लोग ने देखा बिहार आया घटना, क्योंकि इससे साथियों समाज को ही नुकसान होता है। और उन माँ बहन बेटियों का कोई कसूर नहीं है मेरी बहन, ये उनके कहीं ना कहीं अंध भक्तों के परिपेश में रहते हैं जहाँ पे गंदे बकते हैं, तो उन्हीं की अंध भक्तों की वो है ये संस्कार हैं। क्योंकि किसी के माँ बाप ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारे बच्चे बाहर जाकर गाली दें, तो ये अंध भक्तों के संस्कार हैं साथियों जो गंध में बदल चुके हैं। तो मैं बिहार की एक बात बता रही थी कि बिहार में बोला जहाँ पे गाड़ी पार्किंग होती है, पार्किंग के कारण थोड़ा कहासुनी हो गई और इतने में एक लड़के ने दूसरे लड़के का गला रेत करके 20 सड़क में गला काट के रख दिया और फिर उस अपराधी को भी जनता ने पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी। यानी कि मामूली सी बात विवाद पे 2 खून हो गए, 2 मर्डर हो गए, 2 जीवन चले गए, 2 घर बर्बाद हो गए। तो इन गंध भक्तों ने जो है ना पूरे हमारी जो नस्ल और फसल है सब बर्बाद कर दी। इसलिए इनके खिलाफत में बोलना, इनको सुधारना, इनको समझाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है साथ। चाहे गाली गलौज भी करें ना, है तो ये भी कहीं ना कहीं इंसानी है तो हमारे समाज के बीच से है, तो ये हमारे ही भूमि के लोग हैं। तो इन लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं समझाएंगे, ऐसे ही ये गंद फैलाते रहेंगे, तो फिर खून खराबा होने में देर नहीं लगेगी, फिर एक दूसरे के प्रति नरसंहार होने में देर नहीं लगेगी। तो इसलिए सभी अभिभावक गणों से मैं कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों पे नजर जरूर बनाए रखें कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे उनकी संगत है। यदि इस प्रकार की संगत है तो त्वरित अपने बच्चों को उस संगत से बाहर निकालें मेरे भाई बहनों, अपने बच्चों का जीवन और भविष्य बचाएं। मेरे हमको गाली देकर ये क्या ही कर लेंगे, लेकिन कभी किसी के सामने इन्होंने गाली दे दी और उन्होंने 4 जूते इनके खोपड़ी पर लगा दिए या कुछ ऐसे अनहोनी कर दी, तो ये तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, है ना। तो समाज में जो है अराजकता फैलेगी, असभ्यता फैलेगी। तो ऐसे लोगों को रोकना न केवल शासन प्रशासन का काम है, बल्कि एज द ह्यूमन सोसाइटी, एज द ह्यूमन बीइंग हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसे पापियों का जो है गंद को रोकने का काम करें और इन्हें समझाने बुझाने का काम करें। नहीं ये मानते हैं तो इन्हें जेल डालने का काम करें, लेकिन ऐसे गंद समाज में खुले नहीं घूमना चाहिए जो इस प्रकार से गाली गलौज करते हैं। और देखते हैं कि उत्तराखंड का शासन प्रशासन इस विषय को कितना संज्ञान लेते हैं और कितना ऐसे लोगों को जो है अरेस्ट करते हैं या इनके खिलाफत में जो है मुकदमा दर्ज करते हैं। क्योंकि इस प्रकार की बदतमीजी कम से कम समाज में खुलेआम नहीं चलेगी। खुलेआम हो चाहे घरेलू इनसे नहीं चलेगी, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी मेरे भाई बहनों। बाकी गोपाल रावत भाई सादर प्रणाम। पहले भी आप सभी लोग को नाम पढ़ दो जरा है ना, लोग ये बात से नाराज होने में देखी गई कि मैं नाम नहीं पढ़ दूँ ना, मैं चाहूँ कि मैं पर बात रख दूँ और आप बात सुन दो वे मगे नाम पढ़ने में जरा। गोपाल रावत भाई आपसे सादर प्रणाम, मीना रावत नेगी जी सादर प्रणाम, गंगा भुली सादर प्रणाम तुम तभी, और लक्ष्मी भट्ट दीदी सादर प्रणाम, विक्रम नेगी सादर प्रणाम। भाई भाई बोलो लो कि भुला बोलो लो नहीं, और उपेंद्र पंत
भाई जी सादर प्रणाम। और ऋषभ बिष्ट भाई, ऋषभ बिष्ट भाई, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो जन मुद्दों को उठा करके। रीजनल रिपोर्टर जो हमारा है, जन मुद्दों को उठा करके आपके ही माध्यम से हमारे जो एलईसी का मामला भी है वो भी सरकारों तक पहुंचता है। और बाकी जो इस समय श्रीनगर में गैस की किल्लत है, जो तमाम प्रकार की चीजें हो रही हैं, और रीजनल रिपोर्टर प्राथमिकता से उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें ऋषभ भाई भी बखूबी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई आपका। और नरेंद्र प्रिंस, भुला वालो भाई वालो राइट्स भाई। और बाकी ठीक से मैं भाई बंदो तब आराम करना हिंदू मेरे को भी लियो खाणो को है। जय पहाड़ जय पहाड़ी मेरे भाई बंधु, ठीक से तब 17 अप्रैल तक सभी कमर कस दिया, सभी बुआ दिया पूरा श्रीनगर में। जय जय घर में गैस किल्लत चुहने, जय जय घर में बिजली पानी बिल महंग चोणु, जय जय घर में प्राइवेट स्कूल फीस महंगी हुए के होनी चाहिए, जय जय घर में स्कूल बस फीस महंगी हुए के होनी चाहिए, जय जो नशा से परेशान च और अपराध च होणो, अपहरण होना, भ्रष्टाचार च होणो, और एलईसी मामला च, और क्या कहते यार, और बाघ भालो मामला च, स्वास्थ्य और शिक्षा खस्ता हालत छ न, सड़कों का हालत छ न। केशव भाई, अच्छा क्षमा चाहती हूँ, मैं मेरे दिमाग से उतर गया, मैं थोड़ा केशव भाई के बारे में दो शब्द बोल देना चाहती हूँ मेरे भाई बहनों। मुझे लाइव इस विषय में आना चाहिए था कल ही, लेकिन तब तक यार जखी तक बड़े मेरा फोन आ जाना चाहिए ना, तब मैं बिजी हो जाना, आप लोगों को पता हुआ ने। जय श्री राम मेरे भाई वेद प्रकाश भाई जी। और के सब भाई संदर्भ में बोल चलो कि हमारे भोला पिछले कम से कम साल भर 6 महीने बटे दर बदर से भटकड़ो, और सडन हमारा आईडीजी क्या बोलते आईजी गढ़वाल का हमारा वो बोल रहा कि पुलिस की जांच में जो है कोई भी वो नहीं पाए गए, सारे वो है जो है आरोप जो है निराधार है, यानी कि पुलिस ही क्राइम करे और पुलिस की जांच पुलिस ही करे और पुलिस ही जो है बाइज्जत बरी कर दे पुलिस को। हम इस संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस केशव भाई की जांच को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, निष्पक्षता से जांच हो, और इस विषय को लेकर यदि जांच निष्पक्षता से नहीं हुई तो हम इस विषय को लेकर के उग्र आंदोलन करेंगे। क्योंकि साथियों यहाँ पे न केवल पुलिस की साख पे बात है, यहाँ पे एक आम आदमी का न्याय से भरोसा उठ जाएगा, एक आम आदमी का शासन प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा। यदि ये बात झूठ थी तो शासन प्रशासन को पिछले 6 साल भर 6 महीनों से एक व्यक्ति को इस प्रकार से सड़कों पे चिल्लाते हुए टॉर्चर करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए था, उसे बुलाना चाहिए था, टेबल टॉक करनी चाहिए थी कि भाई बता क्या है, कैसा है, कब ऐसा हुआ, और पूरा उस थाने का सीसीटीवी फुटेज सारे सबूत केशव थलवाल को दिखाने चाहिए थे, और दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए था। इस प्रकार से साल भर 6 महीने तक एक व्यक्ति को सड़कों पे दरबदर भटकने के लिए मजबूर किया। वो व्यक्ति अपने लिए न्याय मांग रहा है, कुछ नहीं मांग रहा है साथियों, जॉब नहीं मांग रहा, किसी से पैसे नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए न्याय मांग रहा है। एक आम नागरिक को न्याय देना सरकारों की जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ जांच करना, सबूत इकट्ठा करना। लेकिन शासन प्रशासन निष्पक्षता से जांच करने की जगह, सबूत इकट्ठा करने की जगह, एक पीड़ित नागरिक को न्याय देने की जगह सडन कहती है साल भर 6 महीने के बाद कि सारे आरोप निराधार हैं। मतलब आरोप निराधार हैं ये कहने के लिए आपको 6 महीने लग गए, साल भर लग गए, इतने छोटी सी बात कहने के लिए। जब निराधारी कहना था तो उसी समय कह लेते आप। क्यों आपने एक व्यक्ति को दरबदर भटकने के लिए सड़कों पे पागलों की भांति कभी इधर कभी उधर भटकने के लिए मजबूर कर दिया? क्यों एक व्यक्ति की इस प्रकार का अपमान किया गया? हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे मेरे भाई बहनों, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। इसलिए हम उत्तराखंड के शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि इस मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई के द्वारा किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। जिस प्रकार से केशव थलवाल जो आरोप लगा रहा है, उस थाने की सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग या जो फोन रिकॉर्डिंग, तमाम प्रकार की सबूत होंगे उस थाने के, वो सारे के सारे दिए जाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। नमस्ते भाई मेरे, भुला बिना दी सही बोली बिल्कुल बात मैंने गरीब बच्चों को
बिल्कुल मैं ना कितने दिनों से दर बदर भटक रहा था। और एक हमारे रुद्रप्रयाग का भी एक घटना है कि हमारे जो एक 4 साल का बच्चा है वो लापता हुआ है साथियों। एक घटना हमारा सुरेंद्र कंडारी भाई, अगर आप जुड़ोगे भाई तो मैं जरूर जुड़ना चाहूंगी। वैसे जुड़ नहीं पा रहे हैं मेरे से, वो बच्चा भी लापता हो गया साथियों। हाँ ऐड कौन सा बोला नहीं होना ऐड है ये मेरे पेज बेटा ऐड नहीं होना कोई नहीं होना बोला ये पेज बेटा ऐड। और मैं एक महत्वपूर्ण वो बोलना चाहूंगी। आंगनबाड़ी के जो हमारी बहनें हैं वो पिछले कई दिनों से जगह जगह धरने पे बैठे हुए हैं और शायद रुद्रप्रयाग में भी धरने पे बैठे हुए हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से अपने सरकारों से निवेदन करना चाहेंगे कि जो हमारे आंगनबाड़ी के बहनें हैं उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं, डिमांड नहीं है, उनकी मांगे हैं, उनकी जरूरतें हैं, उनकी उन जरूरतों को अविलंब पूरा किया जाए। और हो सकता है तो एक दिन मैं भी उनको समर्थन देने जाऊंगी साथियों रुद्रप्रयाग। पूरा प्रदेश जो है आंदोलन से सरबोर हो चुका है, सड़कों पे उतर चुका है, लेकिन शासन प्रशासन को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है आम जनमानस की। ठीक से मैं अभय तब शुभ रात्रि और मिलना फिर अब बोल बटे न लक्ष्मी दीदी अगर समय लगोलो तो दिन में 11-12 बजे लाइव के लिए कि शाम दफा थोड़ा देर हो जाने चाहिए ना। और हालांकि अब हम मुन्ना राणा भाई हॉल में है भाई जी, एक दिन जरूर हॉल हो, निराश नहीं होना के लिए नहीं हॉल। जब अत्याचार हो सब कुछ तो अच्छ काम के लिए नहीं हॉल तब ने। ठीक थी तब सभी भाई बहनों शुभ रात्रि है, हम मिलते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से यदि हमारी श्रीनगर की महापौर महोदय जी मुझे देख रही होंगी तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी 17 अप्रैल को हमारे जन आंदोलन को समर्थन देने का मान कष्ट कीजिएगा, ताकि हमें भी ताकत मिलेगी। और मुझे लगता है कि एक्चुअल में समाज में पता काम कैसे होना चाहिए था। आम नागरिक, शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि सब एक साथ मिलकर के काम करते और अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाते। लेकिन यहाँ पता क्या होता है, शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि और सभी लोग जो है पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं और सॉरी अपराधियों के साथ खड़े होते हैं और पीड़ित अकेला ही लड़ाई लड़ रहा होता है साथियों। जबकि मामले कुछ भी हों, सबसे पहली जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है मामले को उठाने की, न्याय मांगने की, पीड़ित नागरिकों को समर्थन करने की, उन्हें आश्वासन देने की, उनके साथ तन मन धन से खड़े होने की। लेकिन इस भारत में ऐसा नहीं होता है साथियों। इस भारत में जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट मांगने के लिए, चुनावी रैली के लिए जनता को इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब जनता पे आफत आती है दूर दूर तक कोई जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं देता है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन इस बात को जनता को समझना है। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारे आवाज कम कर बेटा, हमारे श्रीनगर में जो है 5 महापौर के लिए उठे हुए थे साथियों हमारे लोग। और इस समय जो भी कंडीशन श्रीनगर में हुई है, चाहे किसी भी प्रकार के कंडीशन हो, मतलब जो हार गए हैं वो तो रहे जनप्रतिनिधि, लेकिन हमारी जो जीती हुई महापौर महोदय जी हैं वो भी पीड़ित नागरिकों के बीच जाकर के आश्वासन नहीं देना चाहती हैं, नहीं दे रही हैं कि आपको गैस की किल्लत है या आपको एलर्जी से आप पीड़ित हैं, या हमारे जो भी लोग बाग पीड़ा में हैं, चाहे नशा से पीड़ा में हो, चाहे बिजली पानी के कीमतों से पीड़ा में हो, चाहे प्राइवेट स्कूलों की फीस से पीड़ा में हो, चाहे किसी भी प्रकार से पीड़ा में हो, उसके एक अगर मैं कहती हूँ साथियों कि अगर हम उस जगह पे होते तो हम प्रस्ताव उस चीज के लिए बनाते, नागरिकों को बुलाते, सरकार को बाध्य करते जनता के काम करने के लिए, सरकारों को कहते कि प्लीज सर हमारे नागरिकों को इस प्रकार की नीड है, इस नीड को पूरा कीजिएगा सर। लेकिन मैं इस बात से बेहद दुखी हूँ साथियों, क्योंकि मेरा अपना जितना मैं समझ पाई हूँ चीजों को, जितना मैं अनुभव कर पाई हूँ, जितना मैं पढ़ पाई हूँ, कि मेरा मानना है कि, और न केवल मेरा मानना है, ये संविधान की लिखित हमारा देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और लिखित संविधान की परिभाषा है कि देश के जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता के सुख दुख में काम होकर के काम करना। जब भी जनता पे किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो मजबूती के साथ उन परेशानियों से भिड़ना और जनता के साथ मजबूती से खड़े होकर के उन परेशानियों को सॉल्व करना। लेकिन मैंने परेशानियों के समय पे अपने जनप्रतिनिधियों को दूर दूर तक जनता के साथ खड़े होते हुए कभी नहीं देखा है साथियों। हाँ, वोटिंग के टाइम पे गुमराह कर देंगे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे,
रैलियों के टाइम पे, भीड़ इकट्ठा करने के टाइम पे, अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करने के टाइम पे ये जनता को इस्तेमाल करने के लिए बड़ी भीड़ कर देंगे। लेकिन जब जनता को पीड़ा होती है, जब जनता को जरूरत होती है, जब जनता को संघर्ष की जरूरत पड़ती है, दूर दूर तक हमारे द्वारा चुने गए नेता, जिनको जनता ने नकारा है, वो तो क्यों आएंगे, लेकिन जिनको जनता ने चुना है जनप्रतिनिधि के तौर पे, चाहे वो वार्ड मेंबर ही क्यों ना हो, चाहे वो ग्राम प्रधान ही क्यों ना हो, चाहे वो महापौर ही क्यों ना हो, चाहे वो सांसद या विधायक या जो कुछ भी हो, सबको आना चाहिए था। लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है साथियों। और इस बात का बदलाव जनता के बीच आना चाहिए कि मुसीबत के समय जो आपके साथ एक्चुअल में खड़ा होता है, जिन्हें नहीं वो लेना देना है आपकी वोट से, नहीं लेना देना है आपके नोट से, लेकिन जिन्हें लेना देना है आपके अधिकारों से, आपकी पीड़ा से, तो जनता को भी समझना होगा। मैं नेपाल के जो प्रधानमंत्री इस समय वर्तमान में चुने गए हैं, बालेन शाह जी की वीडियो देख रही थी साथियों, किस प्रकार से जीतने के बाद बिना सिक्योरिटी गार्ड के, बिना फोर्स के, बिना तामझाम के, बिना वीवीआईपी कल्चर के, दुकान दुकान में, क्षेत्र क्षेत्र में, गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में अपने लोगों को मिलने जा रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा कि कब प्रधानमंत्री मिलने आ रहे हैं, कब वहां से मिलके चले गए। हमारे यहाँ जब कोई वार्ड मेंबर भी आ रहा है तो पहले बड़े तैयारी की जा रही है कि वार्ड मेंबर आने वाला है, महापौर आने वाला है, या विधायक आने वाला है, या गढ़वाल सांसद आने वाला है, या फलाना नेता आने वाला है। पहले से तैयारी शुरू कर दे रहे हैं और जनता का टैक्स का पैसा नेताओं की स्वागत में ही खपत हो जा रहा है। लेकिन मैं नेपाल की जब मैं तस्वीरें देख रही हूँ कि पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा वहाँ नेपाल का जो बालेन शाह वर्तमान समय में प्रधानमंत्री चुना गया है, कब किस दुकान में जनता को शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं, उनकी पीड़ा सुनने जा रहे हैं, कब किस गली नुक्कड़ में जा रहे हैं, जनता को भी नहीं पता, उनके सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं पता। तो इस प्रकार की नियत हमारी होनी चाहिए साथियों। ये हमारी भूमि है साथियों। जितने हमारे यहाँ अच्छे रोड होंगे, जितनी अच्छी शिक्षा होगी, जितनी अच्छी सभ्यता होगी, जितने अच्छे लोगों के दिन आएंगे, जितने अच्छे लोग मजबूत होंगे, उतना हमें तो सगुन मिलेगा, हमें तो अच्छा लगेगा कि हाँ यार, इस क्षेत्र के लोग सक्षम है, इस क्षेत्र के लोग शिक्षित हैं, इस क्षेत्र के लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, इस क्षेत्र में साफ सफाई है। हमारा तो सिर जो है गर्व से ऊंचा होगा। हमारे लिए तो सुविधाएं होंगी जब जनता, जनप्रतिनिधि, शासन, प्रशासन सभी मिलकर काम करेंगे, ब्यूरोक्रेसी सब मिलकर काम करेंगे और सारे मिलकर के मजबूती से काम करेंगे, तो इसका बेनिफिट सबको मिलेगा। जनप्रतिनिधियों को, मतलब जनता को तो मिलेगा ही मिलेगा, जनप्रतिनिधियों को मिलेगा, कर्मचारियों को मिलेगा, जो हमारे बाहर से जो लोग आते हैं चार धाम यात्रा में, जो भी हमारे मेहमान लोग आते हैं, यात्रीगण आते हैं, उनको मिलेगा। इसका बेनिफिट तो सबको मिलेगा। अच्छे अस्पतालें होंगे तो सबको मिलेगा, अच्छे सड़कें होंगी तो सबको मिलेगा, साफ सफाई होगी तो सबको मतलब सगुन मिलेगा मेरे भाई बहनों। तो मेरा कहने का हमेशा एक ही मकसद होता है, किसी न किसी के द्वारा अच्छा काम हो। हमारा मकसद हल्ला हुल्ला करना नहीं है, हमारा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में सही, लेकिन आग कहीं ना कहीं जलनी चाहिए मेरे भाई बहनों। लेकिन यदि हम सिर्फ अपने दिखावटी के लिए, बनावटी के लिए, मिलावटी के लिए, अपने पदकदों के लिए ही जनता को गुमराह करते रहेंगे, नेम फेम के लिए ही जनता को गुमराह करते रहेंगे, तो मेरे देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा साथियों। मैं देख रही हूँ 79 साल देश को आजाद हुए हो गए हैं और लगभग 76 साल देश के संविधान बने हो गए हैं, लेकिन जो नाली जैसे गंदगी पड़ी है वैसे ही पड़ी है। जनता के जो दुर्दशा है वो वैसी की वैसी है। बच्चे मतलब बिगड़ती जा रही है हालत, सुधर नहीं रहे साथियों। कम से कम पहले नशा नहीं था, बच्चे नशे में बर्बाद हो रहे हैं। पहले ये गाली गलौज नहीं थी, अब बच्चे हमारे गाली गलौज में बर्बाद हो रहे हैं। पहले ये नफरत नहीं थी, अब नफरत में हमारे बच्चे एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार हो गए। तो सुधरने की जगह हमारी सभ्यता बिगड़ती जा रही है, हमारी संस्कृति पतन होती जा रही है। हमें जो चीज मिलनी चाहिए थी वो तो बहुत दूर हमारी पहुंच से हो चुकी है, लेकिन जो हमारे बीच एक भाईचारा था साथियों, एक गढ़ बोलना कि एक मेल मिलाप था साथियों हमारे बीच, कि कई भी घर में कुछ नुकसान हो तो पूरा गाँव वाल घिर के चल जाना, कई भी घर में कुछ अचकाम हो तो पूरे गाँव वाल घिर के चल जाना। मतलब सुख दुख के साथी थे
हमारी संस्कृति एक दूसरे की सुख दुख की साथी थी। हमारी संस्कृति एक दूसरे से प्रेम करने वाली, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाली संस्कृति थी, शर्म लाज वाली संस्कृति थी, मतलब एक गौरव करने वाली संस्कृति थी। लेकिन नहीं, हमने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए न केवल अपने आस औलाद, अपनी संस्कृति का तहस नहस कर दिया, बल्कि हमने अपना स्वयं का बुद्धि विवेक का भी तहस नहस कर दिया साथियों। और ये बेहद चिंताजनक बात है। अभी लोगों को लग रहा होगा जो पद पोजीशन पे होंगे कि हम तो ठीक है, सब चंगा है, लेकिन यही स्थिति रही, नफरत की स्थिति रही। वो दिन दूर नहीं होगा जब जिस प्रकार से बिहार में एक दूसरे का गला काट दिया गया सरेआम, उसी प्रकार से होगा मेरे भाई। मैं नहीं चाहती कि किसी के पर भी किसी प्रकार का खरोच आए। सब हम मिलजुल कर काम करेंगे। जो भी मुझे सुन रहे होंगे, हमारे श्रीनगर के महापौर महोदय जी होंगे, हमारे 40 वार्ड के मेंबर होंगे, हमारे ब्यूरोक्रेसी होगी, हमारे शासन प्रशासन होंगे, हमारे जो भी मुझे सुन रहे होंगे, आम जनता, सब हम मिलजुल कर काम करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि यदि हमारे महापौर महोदय जी कहते हैं कि भाई एक हफ्ते में श्रीनगर में पूरे जनता सफाई करने के लिए आएगी, तो हम तो तैयार है सफाई करने के लिए, फ्री में। अपने शहर को समय का दान देने के लिए, हम सफाई करने के लिए फ्री में तैयार हैं साथियों। यदि ये कहते हैं कि नशा के खिलाफत में हर शाम को निकलेंगे 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बजे और पूरा इलाके का छानबीन करेंगे, तो बारी बारी लगाएंगे अपने अपने इलाके के, हम तो तैयार हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस प्रदेश से, इस राज्य से वो तमाम गंदगी को खत्म करें और अपने राज्य में एक ऐसा न्यू डालें जहां किसी को कोई खतरा ना हो, किसी का मनभेद ना हो, किसी की दुश्मनी ना हो, किसी की रंजिशें ना हो। सब एक दूसरे के लिए मजबूती से काम करेंगे। हैं तो हम एक ही भूमि के लोग, और कम से कम महिलाओं के पक्ष में काम करना चाहिए। कम से कम महिलाओं के लिए काम करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हम देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफत में किस प्रकार से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, मैं तो इस विषय को देख करके काफी दुखी हुई, चिंतित हुई। मुझे इस प्रकार का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि एक व्यक्ति जो हमेशा हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू महिला के साथ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार का गुस्सा करेंगे। मैं बेहद हैरान हूँ साथियों, और मैं इस बात के लिए व्यक्तिगत तौर पे बात करना चाहूंगी और बैठा करके बात करना चाहूंगी कि ऐसी बातें क्यों हुई, किस लिए की गई, कारण कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मेरे भाई, सही कह रहे हैं आप। और बाकी साथियों में एक मुद्दा यहाँ पे और लाना चाहते, जब टाइम तो हुए उनके ही एक मुद्दा में और इन चलो कि आप लोग खुद देखो लो कि 20 मार्च को हमारी एक प्राग डेरी में एक दीदी कुसुम लता ममगाई दीदी, जो आज बेटे ना बहुत पहले बेटे कम से कम मित जब ये श्रीनगर हो तो मैं तब बेटे हूँ गोर बसर, देखो कि गोर बसर पालदा हूँ, है ना। खैर मैं तो लोगों की निजी जिंदगी में कभी नहीं जाती साथियों कि लोगों के निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे उस विषय को लेकर के कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सार्वजनिक जिंदगी है लोगों की, तो उस पर्पज से मैं बोलना चाहूंगी कि उनकी गौशाला थी यहाँ पे, और 20 मार्च को ऐसी बारिश हो रही थी, आप लोगों ने भी देखा होगा, और वहां पे कुछ लोगों के द्वारा, मुझे उन लोगों का नाम नंबर पता नहीं है, शक्ल तो दिख रही है वीडियो में, वो गौशाला तोड़े गए। हालांकि मैंने कहा है कि कारण कुछ भी रहा हो, चाहे आपसी रंजिशें रहे हो, चाहे वो जमीन सरकारी रही हो, चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन इतने भयंकर वर्षा में गौ माता को बेघर कर देना मेरे तो बहुत दिल को चुभ रहा है साथियों। मैंने जब वो वीडियो देखी तो आपको मैं बता भी नहीं सकती कि बहुत रोई मैं उस वीडियो को देख करके कि बेजुबान जानवर है साथियों। कम से कम मैं अरबा बात करूँ, मैं बोल चावा कि बाबा आप घर में अगर दुश्मन में आ जालो ना, अपने घर में मुसीबत के समय अगर दुश्मन भी आ जाएगा, एक घड़ी के लिए वो हमें मार देगा कोई बात नहीं, लेकिन उसकी पीड़ा को सुनना है और उसे शरण देना है और उसकी हेल्प करनी है एक घड़ी के लिए। भले वो बाद में हमें मार दे या वो दुश्मनी निकाल ले, लेकिन एक घड़ी के लिए दुश्मनों को भी माफ कर देना चाहिए। लेकिन वो गौ माता का गौशाला जब हमारे भाई बहन होंगे, मैं उनको भी अच्छे पे बातें नहीं कहूंगी, क्योंकि अब किस कारण से तोड़ा वो गौशाला वो जांच का विषय है। लेकिन भारी बरसात में वो गौशाला तोड़ा गया। वहां पे लगभग बोला गाय और बच्ची मिला करके
15-20 गाय और बच्ची मर चुके हैं साथियों। खुरे आप लोग जान बोला कि खुरे हुए तो हिंद में के बाद में भी सिर लेकिन उन गोर बस खुरे हुए सो ना अर्जन उन पर पैर पड़ी तो वो बिसर होंगे आँख खुटा बिगोगे ना। और मतलब क्या बोलो साथी, मेरे को बहुत दुख हो रहा है उन गाय बच्चों को देख करके ना। तो 15-20 गाय बच्चों बोले डेथ हो गई और मैं हैरान छू कि वो दिन बेटे वो कुछ नहीं बने ना तो वहाँ हेलीकॉप्टर मकान बने वो बनेगो ग्राउंड बनेगो ना तो वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बना। अगर वो कब्जा अवैध था तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए अवैध कब्जे पे। हम नहीं बोलेगी क्यों हो रही है, लेकिन बिना नोटिस का और बरसात के बारिश के समय गाय बच्चों को बाहर करना साथियों। और वो 15-20 गाय बच्ची जो मरी है उनके गलती के कारण, उनके रंजिश के कारण, ये बेहद चिंताजनक विषय है, ये बेहद दुखद विषय है। एक तरफ हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, एक तरफ हम आपको हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, एक तरफ हम अपने आप को बड़े जो कुछ भी कहते हैं, दूसरी तरफ हम गाय माता को बेघर कर रहे हैं भारी बरसात में, जिसके कारण उनकी जान गई। अगर वो सिर्फ बेघर होते तो भी इतना मलाल नहीं होता साथियों, उनकी जान गई। ये बेहद दुखद बात है और इस प्रकार के प्रकरण के लिए हम लोगों को सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हम अपनी गौ माता की ये दुर्दशा करेंगे, भारी बरसात में बीमार गाय माता को बेघर करेंगे, ये भुगतान हमें करना पड़ेगा। कोई भी जिस का भी इसमें हाथ होगा, गलतफहमी में ना रहे कि इस समय तुम्हारी जो भी हालत होंगी तो बच जाओगे, नहीं। उन सभी गौ माताओं की हाय लगेगी और ऐसी हाय लगेगी साथियों की गौ माताओं के लिए तो हम बोलने वाले हैं, उन लोगों के लिए कोई भी बोलने वाला नहीं होगा जिन्होंने गौ माताओं की ऐसी हालत करी। और वैसे मैं नहीं चाहती कि किसी के भी साथ दुर्व्यवहार हो, लेकिन जिस प्रकार से गौ माताओं को भारी बारिश में बेघर कर दिया गया वो बेहद चिंताजनक बात है। बेजुबान है और बेजुबानों पे मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना है हम अच्छा नहीं कर सकते हैं, हमें बुरा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो मैं इस विषय को लेकर भी बात करूंगी और इस विषय को लेकर जब मैंने सोशल मीडिया पे, हालांकि जो गौ माता की वो तो मैंने व्यक्तिगत तौर पे मेरे को भेजी गई थी वो वीडियो, लेकिन अदर वीडियो में यहाँ पे नाम भी नहीं लेना चाहूंगी। पहले मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करना चाहूंगी कि क्या इसमें चीजें हुई, जो भी हुई है वो बेहद सर्वनाक चीजें हैं, वो बेहद दर्दनाक चीजें हैं और वो बेहद जो कहते हैं कि भाई हम हिंदू के लिए लड़ रहे हैं तो हिंदू को तोड़ने वाली चीजें हैं और हिंदू को बर्बाद करने वाली चीजें हैं। और मैं कम से कम इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं दोनों पक्षों की बात सुनूंगी और इस विषय पे अगर बात ऐसे टेबल टॉक से नहीं बनेगी तो मैं इस विषय को लेकर के कानूनी कार्रवाई की मांग करूंगी कि आखिर इस प्रकार के भाषा का प्रयोग एक महिला के लिए और आधी रात में और बरसात के समय गाय माता को बेघर क्यों कर दिया गया, वो तमाम प्रकार की गाय माताओं की हत्या क्यों कर दी है, गौ हत्या है साथियों। इस विषय को लेकर भी मैं चर्चा करूंगी साथियों। पहले मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि मैं एक तरफा बातें नहीं सुनूंगी, दोनों तरफा की बातें मैं सुनूंगी और दोनों तरफा की बातें सुन करके मैं डिस्कस पे जाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि इस विषय का दूध का दूध और पानी का पानी हो। हमारी खुंदक की भेंट, हमारे मैंने कहा है कि आपसी रंजिश जिसकी जहां है वहां निकाले, लेकिन गौ माताओं पे या किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग या किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का नुकसानदेही, बदले की भावना किसी की भी तरफ से नहीं होनी चाहिए, समाज को नुकसान पहुंचाएगा। यदि हम समझते हैं कि हम सनातनी हैं, यदि हम सचमुच में सनातनियों के लिए काम कर रहे हैं तो सनातनियों के विरुद्ध इस प्रकार के जघन्य अपराध, इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद करती हूं कि हम सिर्फ दिखावटी और बनावटी के लिए सनातनी नहीं रहेंगे, एक्चुअल में हम सनातनियों के लिए काम करेंगे। एक्चुअल में हम जो गौ माता सनातनियों की माँ कहलाती है उस गौ माता के लिए हमारे दिलों में रहम होगा, सम्मान होगा। अच्छा नहीं कर सकते अच्छा, हम नहीं कहेंगे कि अच्छा करो, लेकिन बुरा करने का भी किसी को कोई अधिकार नहीं है। तो आशा उम्मीद करो लो कि जब तक मैं यह बात पहुंचने वाली, जरूर आप लोग संयम रखें, जरूर आप लोग सोचें समझें, चेतनावादी बने। और वैसे हमें एक मनुष्य होने के नाते किसी भी जीव जंतु के खिलाफत में किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। ये जमीन, ये आसमां, प्रकृति के बनाए हुए उन पशु पक्षी प्राणियों का भी उतना ही है जितना हमारा है साथियों। मनुष्य तो दुष्ट है, मनुष्य तो पापी है, पूरे संसार पे अपना कब्जा कर देना चाहता है, लेकिन प्रकृति ने सबको इक्वालिटी दी है
कि जितना मनुष्य का अधिकार है प्रकृति पे, उतना गाय का भी है, पशु का है, पक्षी का है, पेड़ों का है, पौधों का है, जीव का है, जंतु का है, सबका अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है। हमने जंगली जानवरों के इलाके में कब्जा कर दिया, वो कहाँ जाएंगे? हमने अपने गौ माताओं के इलाके में कब्जा कर दिया, वो कहाँ जाएंगे? हमने तमाम प्रकार के पशु पक्षी पेड़ पौधों के इलाकों में कब्जा कर दिया, और फिर हम कहेंगे कि हमारे साथ अत्याचार हो गया। तो वो लाजमी है अत्याचार होना। जब हम अत्याचार करेंगे तो बदले में भी तो प्रकृति अत्याचार देगी ना। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो बदले में अच्छा काम आएगा, और हम गलत काम करेंगे, चाहे पेड़ पौधों का साथ करें, चाहे पशु पक्षियों के साथ करें, चाहे जीव जंतु के साथ करें, या जिसके भी साथ हम गलत करेंगे, तो वापस लौट के 100 गुना आएगा। और जब आएगा मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये मनुष्य को सनद रहना चाहिए। खोखली, बनावटी, सजावटी, मिलावटी इस मनुष्य के छल कपट के षड्यंत्र के आगे अपनी जमीर ना खोएं, अपनी आत्मिकता ना खोएं, अपनी चेतना ना खोएं। अंततः ये चेतना ही, ये सांस ही काम आएगी साथियों। जब तक सांस है ना, एक सेकंड नहीं लगता सांस को जाने में। इसलिए गुरूर ना करें, अहंकार ना करें, और अपने अहंकार के चलते किसी बेजुबान को इस प्रकार से प्रताड़ित ना करें। अन्यथा खामियाजा भुगतने के लिए हर वह मनुष्य तैयार रहे जो किसी न किसी के साथ किसी न किसी प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं। साथियों, आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोग जागरूक हैं। पहुंचे नहीं भाई, फालतू बात मैं जरूर करूंगी, मैं आपसे परमिशन नहीं लूंगी। वीरेंद्र सिंह भाई जी, आपसे मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको फालतू लग रहा है तो आपको सुनने के लिए नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि बात जो है पते की हो रही है, इसलिए आप आ रहे हैं। तो ठीक से भाई बंधु, तब सभी समाज शुभ रात्रि है, से जावा अभी। और भोल कगजान तो अलग बात है नहीं, लेकिन 17 अप्रैल जरूर आप लोग पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सब होता है।